हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे गाइस पेपर 2 के टॉपिक से। और हमारे कुछ कोर्सेज हैं गाइस जिसके बारे में मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। आपको अगर डिटेल में कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो लेक्चर के एंड में सुनिएगा। देखिए, आसाम के जौहरत की बात हो रही है। आसाम के जौहरत, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जौहरत कहां पर है, तो पहली चीज तो आपको आसाम पता होना चाहिए कि आसाम में हम लोग को ये जौहरत देखने को मिलता है। राइट, ये क्या है? आसाम की टी कैपिटल है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि आसाम की बताओ चाय राजधानी कौन सी है, तो आपको जौरहाट जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, जौहरत पता होना चाहिए। और पहला इंटरनेशनल टी डे स्पेशल ऑक्शन, पहली अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस विशेष नीलामी 21 जून को अभी रिसेंटली यहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी। दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। राइट, और ये जो नीलामी का जो आयोजन किया गया था, ये भारत की सबसे बड़ी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है अमेजॉन सर्विस लिमिटेड के द्वारा किया गया था। अमेजॉन ने क्या किया? नीलामी करी यहाँ की चाय पत्तियों की। और चाय बोर्ड के एक विशेष प्रयास के तहत चाय की पत्तियों की तुड़ाई 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर की जाती है। और इसके ठीक एक महीने बाद जून में इन चायों के विशेष नीलामी की जाती है। अब देखो होता क्या है कि पिकअप किया जाता है अब काफी सारे जो बहुत ही बेहतरीन हाई क्वालिटी की जो चाय पत्तियां होती है ना, उन्हें 21 मई को पिक किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इसके ठीक एक महीने बाद यानी कि जून 21 को इसकी नीलामी कर दी जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। और अभी जो नीलामी करी है वो अमेजॉन सर्विस लिमिटेड के द्वारा की गई थी। ये कुछ पॉइंट्स आपको बस इससे रिलेटेड क्लियर रखना है जो कि आपसे प्रीलिम्स में जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आसाम की टी कैपिटल क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो जोरहाट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखिएगा ये वाला जो टॉपिक है ये उइघुर मुस्लिम से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, तो अभी हुआ क्या है गाइस, तो कनाडा जो है इसके नेतृत्व में 40 से भी ज्यादा कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसमें जिंगजियांग, हांगकांग और तिब्बत में चाइना के द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करी है। तो आप जानते हैं कि हांगकांग में भी चाइना जो है वो इशू क्रिएट करता है, तिब्बत में भी करता है। एक एरिया को यहां पर छोड़ दिया है ताइवान, वहां पर भी इसकी हरकतें हमें देखने को मिलती हैं। राइट, और बाकी जो जिंगजियांग क्षेत्र जो है वो नॉर्थ वेस्ट में हम लोग को चाइना के देखने को मिलता है,
जिंगजियांग क्षेत्र जहां पर उइघुर मुस्लिम्स कम्युनिटी रहती है। कल मैंने एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी। मैं काफी सारी जो सेपरेट वीडियोस भी जो है वो पोस्ट करता हूं जो कि आपको हेल्प करती हैं, मतलब कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको उसमें जो है वो काफी हेल्प करेंगी। और वो जो मैं अलग से सेपरेट जो वीडियो पोस्ट करता हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनको तो आपको बिल्कुल देखना ही होता है। तो मैंने कल उइघुर मुस्लिम से रिलेटेड एक वीडियो जो है वो पोस्ट किया है मैंने आपको, क्योंकि उसके बारे में पहले ही पढ़ा चुका था, तो मैंने वो क्लिप निकालकर जो है उसे अलग सेपरेट वीडियो में जो है वो बनाकर पोस्ट कर दिया है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी चीजें जो है वो इस प्रकार से पोस्ट करता रहता हूँ। तो देखो अभी हुआ क्या है गाइस, तो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये 40 से ज्यादा कंट्रीज ने जो कंसर्न रेज किया है, तो इनकी मांग ये है, इनकी क्या मांग है, ये चाह रहे हैं कि अभी जो मुस्लिम्स जो हैं, उइघुर मुस्लिम्स और दूसरे मुस्लिम माइनॉरिटी को जिन्हें अरेस्ट करके रखा हुआ है या जिन्हें जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर चाइना ने जो है वो उनको वो कर दिया है, यानी कि वहां पर ब्लॉक कर दिया है। इवन कुछ खबरें ऐसी भी आई है कि उनसे फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, राइट, और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। काफी सारे जो विरोध करते हैं उनको मार दिया जाता है, खत्म, यानी कि उनको निपटा दिया जाता है, जमीन के नीचे गड़ा दिया जाता है। तो ऐसी भी न्यूज जो है वो काफी सारी सामने आई है। तो जो ये चाइना इस प्रकार से जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो यहां पर आवाज उठाई है। और कहा जा रहा है चाइना से कि चाइना अलाउ करे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के चीफ माइकल बैचलेट को और दूसरे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को कि वो तत्काल, सार्थक और निर्बाध पहुंच उन तक पहुंच सके, यानी कि इमीडिएट, मीनिंगफुल और अनफेटर्ड एक्सेस जो है वो उन्हें मिल सके। क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी पहले भी जो है वो इस बारे में चर्चा हुई थी कि जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कम्युनिटीज हैं, वो चाह रही हैं कि अब कोई ऑब्जर्वर जो है या इन्वेस्टिगेटर जो है वो चाइना की जिंगजियांग प्रोविंस में जाए और इन्वेस्टिगेट करे कि वाकई में चाइना जो है वो इस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट चाइना जो है वो बार बार मना कर रही है, चाइना अलाउ नहीं कर रही किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटर को कि वो चाइना में आकर चेक करे कि माहौल क्या है। जो खबरें उइघुर मुस्लिम से रिलेटेड देखने को मिल रही है कि क्या वो सच है कि नहीं। और देखो वैसे तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि काफी सारी हम लोग को रिपोर्ट्स के थ्रू, यानी कि क्रेडिबल रिपोर्ट्स, विश्वसनीय रिपोर्ट के थ्रू ये संकेत ऑलरेडी मिल चुके हैं कि वहां पर काफी सारे लोग जो है वो पीड़ित हैं, राइट। और काफी सारे लोगों की फोटोज भी आई और लोगों ने अपना प्रोटेस्ट भी दिखाया था, जो कि इंटरनेट पर वायरल है, राइट, कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं चाइना से कि चाइना ना करे। उनके उइघुर जो उनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिनको उन्होंने अगवा कर लिया है, कुछ छोटे बच्चों को अगवा कर लिया है, राइट, कुछ बच्चे हैं छोटे, राइट। चाइना ने कहा था कि मेनलैंड जो चाइना का है ना, तो वहां पर उसने बोला था कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनके बच्चों को जो है वो हम लोग बहुत बेटर एजुकेशन देंगे, तो आओ गाड़ी में बैठ जाओ और आपको जो है वो ले जाया जाएगा अच्छी एजुकेशन देने के लिए। तो एजुकेशन के नाम पर उसने बच्चों को जो है वहां पर फोर्स लेबर की एक्टिविटी कर रहा है, राइट, बंधक बना लिया है। तो ये चीज जो है वो चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल इशू है बहुत बड़ा, जिसके बारे में एक बहुत अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए कि उइघुर मुस्लिम्स जो है वो कौन होते हैं, राइट, चाइना जो है वो क्यों उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है, राइट। तो वो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो मैं अभी के अभी आपको कहीं और दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी वो वीडियो जो है वो आपके लिए अभी इसी में अटैच कर रहा हूं, या आप वीडियो देख लो तो आपको जो है वो पूरा का पूरा जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और बाकी आप जरूर टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन किया करो, तो उससे क्या रहेगा कि आपको जो है वो एट अ टाइम जो है वो लिंक भी मिल जाएगी। क्योंकि जब मैं जिस समय ये सब चीजों को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता हूँ, तो उस समय अगर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज आपके काम की है, तो मैं एक दिन पहले ही उसको आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वो आपके एज अ रिवीजन के तौर पर भी हो जाता है, राइट। और ऐसे टॉपिक के मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ जो टॉपिक रिपीटेड आते हैं, राइट, लगातार। और जो टॉपिक रिपीट होता है गाइस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी के अभी जो है उस टॉपिक को, उइघुर मुस्लिम्स वाले टॉपिक को फिनिश कर लो गाइस। बात करेंगे उइघुर्स के बारे में, तो ये जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिटी की यहां पर बात हो रही है, उइघुर्स कम्युनिटी की, राइट। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक जो है वो उइघुर्स का, ये कई बार न्यूज में आ चुका है पिछले 1-1.5 साल में, और मुझे जहां तक याद है मैंने ही करीब 10 बार से ज्यादा तो आप लोग को पढ़ा ही चुका है इस टॉपिक के बारे में, राइट। बट रिपीटेड टॉपिक, और आप जानते हैं सभी की रिपीटेड टॉपिक जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो सिविल सर्विसेज पूछती है, तो या तो फिर प्रीलिम्स में आ जाएगा या मेंस में आ जाएगा। तो उइघुर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अपन लेंगे अभी। तो याद रखिएगा, उइघुर्स एक कम्युनिटी है चाइना के अंदर, और ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ये उइघुर्स जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न जिंगजियांग प्रोविंस जो है वो चाइना की, वहां पर रहते हैं। मैप देख लो, ये मैप में ये चाइना दिखाई दे रहा है, चाइना की ये नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र है ये। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया पे ये जिंगजियांग प्रोविंस है चाइना के अंदर। तो यहां पर बसे हुए हैं उइघुर्स मुस्लिम्स, राइट, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी उइघुर्स चाइना की। तो उइघुर मुस्लिम यहां पर बसे हुए हैं, हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये दावा करते हैं कि ये इनके जो पूर्वज हैं, यानी कि इनका कहना है कि इनके पूर्वज चाइना के नहीं है,
इनका जो रिलेशन है कल्चरल और एथनिक रिलेशन, या फिर इनके पूर्वज जो थे, या फिर मैं बोलूं कि इनकी जो रूट्स थी वो कहां की थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, और स्पेशली टर्की का इन्होंने नाम लिया कि टर्की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ये आए हुए हैं, यानी कि इनके जो पूर्वज जो थे वो वहां से बिलोंग करते थे, इनकी रूट्स वहां पर है सेंट्रल एशियन कंट्री में। तो अपने एथनिक कल्चरल रिलेशन जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ शेयर करते हैं ये उइगुर मुस्लिम्स, राइट। तो ये भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए। और चाइना के अंदर इनको काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, और चाइना इनको क्यों टारगेट कर रही है इस पर भी अपन बात करेंगे। बट पहले किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है उसके 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि पिछले साल काफी न्यूज चली थी कि चाइना क्या कर रहा था कि इनको ट्रैक कर रहा था, कि इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था कि कहां कहां पर ये जा रहे हैं, तो पूरी इनकी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था। कैसे ट्रैक कर रहा था, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, तो गाइज आपने अपने मोबाइल फोन पे फेस अनलॉक का फीचर लगाया होगा शायद, अगर आपके पास वो वाला मोबाइल होगा तो। अगर नहीं लगाया तो आपको पता होगा कि जैसे ये आईफोन वगैरह होते हैं और काफी सारे जो फोन्स होते हैं, तो उसमें आजकल ये फीचर आ गया कि आप फोन को देखोगे तो फोन अपने आप अनलॉक हो जाएगा। तो वो क्या करता है, फोन का कैमरा आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस टेक्नोलॉजी को फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, है ना। तो चाइना ने क्या किया था, अपने सीसीटीवी कैमरा की मदद से इसने अपना पूरा जो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड होता है ना सरकार के पास, जिसमें सरकार के पास सभी सिटीजन्स की फोटोज वगैरह होती हैं, जैसे कि अपनी फोटो है सरकार के पास, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस में भी फोटो है, वोटर आईडी में भी फोटो है, आधार में भी फोटो है। वैसे तो आधार की फोटो पहचान में नहीं आएगी, बट फिर भी दूसरी फोटोज तो है ना, मतलब कुल मिला के मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, अब जो भी लोग हैं चाइना के अंदर, उइगुर्स स्पेशली, तो उनके रिकॉर्ड को लिंक कर दिया फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी से और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से, और जहां जहां ये जा रहे थे उनको ट्रैक किया जा रहा था। तो ये एक चीज हो रही थी, यानी कि उनकी प्रिवेसी पे, मूवमेंट पे जो है वो, यानी कि जो अधिकार होते हैं ना कि आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हो, तो वो सब जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शन ही है, लोगों की प्रिवेसी पे खतरा है। तो इस प्रकार की हरकतें हो रही थी चाइना के अंदर। और दूसरी बात, काफी सारी न्यूज ऐसी भी आई कि इनको मार डाला, राइट, मार डाला, काफी सारे लोग गायब हो गए थे चाइना के अंदर से, उइगुर्स, उनको इंटेंशनली मारा गया था। और अभी भी ये बताया जाता है कि जिंगजियान प्रोविंस के अंदर 10 लाख लोग, 10 लाख का आंकड़ा समझ रहे हो कितना बड़ा होता है, 10 लाख, एक राज्य बस जाए, 10 लाख लोग को चाइना ने बंदी बना के रखा है, कैदी बना के रखा है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, प्रताड़ित करता है। ऐसी भी न्यूज है, बट चाइना मना करता है, चाइना बोलता है कि हम नहीं करते ये सब, क्योंकि चाइना ने कभी सच बोला ही नहीं ना, चाइना की पॉलिसी है, वो झूठ बोलता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ा लीक करता, हमेशा से उसकी सदियों पुरानी एंशिएंट टाइम से उसकी यही चीज है, वो अपनी चीजें बताता नहीं है, क्लोज रखता है बहुत सारी चीजें। तो ये वाली चीज है, तो इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी थी। तो देखो, अब चाइना तो प्रताड़ित कर रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया, बट क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे की वजह ये वाला क्षेत्र जहां पर ये बसे हुए हैं। क्यों उसके पीछे की वजह ये क्षेत्र है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा रिच है मिनरल्स में, काफी सारे मिनरल्स इस क्षेत्र में है, और मिनरल्स होने के कारण इस क्षेत्र में एकदम से डेवलपमेंट ग्रोथ हो गया, राइट। और ये क्षेत्र जो है वो एक तो 8 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, राइट। और बहुत ही ज्यादा, यानी कि इस क्षेत्र में फायदा होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, राइट। खेती वगैरह भी बहुत अच्छी होती है इस क्षेत्र के अंदर, स्पेशली कॉटन की खेती होती है, और वो कॉटन जो है ना, कपास, वो कॉटन का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। तो और भी काफी सारे मिनरल्स जो है वो यहाँ पर है, काफी सारी खदानें वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये इस क्षेत्र में एकदम से डेवलपमेंट हो गया, एकदम से जॉब्स वगैरह आ गई, लोग जो है वो अच्छा कमाने लगे। अब जब यहाँ पर एकदम से जॉब आना शुरू हो गई, तो क्या हुआ, चाइना की जो मेजोरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो यहाँ पर जो लोग बसे हुए चाइना के अंदर, उन्होंने देखा कि यार इस जगह पे तो मस्त जॉब मिल रही है, मस्त कमाई हो रही, चलो उस जगह पे चलें जॉब करने। तो काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर आ गए थे, मतलब मेजोरिटी, यानी कि हन चाइनीज, काफी सारे हन चाइनीज जो चाइना की मेजोरिटी कम्युनिटी है वो यहाँ पर आ गई थी। सन 2009 के आसपास बहुत क्लैशेस भी होना शुरू हो गए, और इवन दंगे वगैरह हो गए, वायलेंस वगैरह हम लोग को देखने को मिला। 200 लोगों की मौत हो गई। इन 200 लोगों में ज्यादातर हन चाइनीज मेजोरिटी लोग थे, क्योंकि हन चाइनीज यहाँ पर आए थे जॉब्स वगैरह पाने के लिए। अब आप देखिएगा, किसी क्षेत्र पे अगर कोई दूसरी कम्युनिटी आ जाए बाहर से, तो प्रॉब्लम क्या होती है, उस क्षेत्र पे, यानी कि इस जगह पर जिंगजियान पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमाई का शेयर तो जाएगा ही ना, खराब हो गई, क्योंकि दूसरे लोग आ रहे हैं। उनकी जो, यानी कि जिस जगह पर उनको जॉब मिल सकती थी उनको नहीं मिल रही, दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो गया, उसको जॉब मिल रही है, राइट। तो ये वाली चीज। और दूसरी बात, चाइना की रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी भी कुछ इस प्रकार की होती है कि वो अपनी मेजोरिटी के लिए ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा काम करता है। तो ऐसी भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये बेसिकली मेजोरिटी और माइनॉरिटी का एक इशू हुआ था यहाँ पर।
क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो काफी रिच है मिनरल्स वगैरह में, और काफी ग्रोथ डेवलपमेंट और अच्छी इनकम इस क्षेत्र ने बनाई थी। तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होकर वहां चले गए, और जब वहां गए तो फिर क्लैशेस हुए, वायलेंस, दंगे वगैरह 2009 में हुए, और उसके बाद से फिर चाइना जो है वो इनके ऊपर अटैक करना चाइना ने शुरू कर दिया माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, ये देखते हुए कि इसने मेजोरिटी को मारा है, राइट। तो ये वाली चीज है इस प्रकार की बस, और इसके बारे में बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और यही हेटेडनेस है जो चाइना की तरफ से आ रही है उइगुर्स कम्युनिटी के अगेंस्ट, राइट। और चाइना का कहना यह है कि उइगुर जो है वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता है, और इसको ये भी डर है, यानी इनके लीडर्स को, कि पाकिस्तान जो है वो यानी कि पाकिस्तान के कुछ एरिया के लोग, क्योंकि ये वाली जो एरिया है ये पाकिस्तान के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो इनका सपोर्ट कर देंगे, यानी कि कुछ ग्रुप पाकिस्तान का इनका सपोर्ट कर देगा उइगुर्स का, और उइगुर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर बना लेंगे, राइट, यानी कि इस क्षेत्र को अलग कर देंगे। बट वो तो कह रहा है, आप भी जानते हैं कि चाइना ऐसा होने तो देगा नहीं, पहली बात तो, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की नजर आ रही है। चाइनीज पॉलिसीज कुछ इसी प्रकार की होती है कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को फिर एक सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करने लगी। सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करना दूर की बात है, एक्चुअली में इन्होंने जो यहाँ पर जो अटैक हुआ था ना, उसमें हन चाइनीज, ज्यादातर इसमें जो लोग मरे थे वो चाइनीज मेजोरिटी मरी थी, राइट। जो मेजोरिटी लोग हैं चाइना के अंदर, मेजोरिटी कम्युनिटी बेसिकली, राइट। और कम्युनलिज्म चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो उसी को लेकर गुस्सा है चाइना के अंदर, और इसीलिए वो इन उइगुर्स के ऊपर अटैक करता है, राइट, और उनको एक्सप्लॉइट करता है, प्रताड़ित करता है। और अभी क्या हुआ है, ये पूरा जो मुद्दा जो है ना उइगुर्स का, ये उठा दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यों उठाया, उसके पीछे का भी मैं आपको लिंक करके बताता हूं। तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो चाइना से जो है वो गुस्सा खा के बैठा ही हुआ है। वो इसलिए गुस्सा खा के बैठा हुआ है क्योंकि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी है, जिसके बारे में काफी डिटेल में कई बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले मेरे लेक्चर को नहीं देखा है, जरूर जाकर देख लेना। कहां पर वो लेक्चर मिलेगा, तो गाइस मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है, प्लीज आप नीचे वीडियो पर यानी कि इसी के नीचे कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए कि किस वीडियो या फिर किस दिन मैंने उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, हो सके तो लिंक डाल देना, राइट। बट वो लिंक इसी चैनल की होनी चाहिए, ठीक है, अपने ही इस चैनल की, दूसरी चैनल की मत डालना आप, राइट। तो देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कब्जा करेंगी, राइट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, अब चाइना जब 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कंट्रोल रखेगा, कब्जा करेगा, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली अपनी एक मोनोपोली क्रिएट करेगा 3 कॉन्टिनेंट्स के ट्रेड के ऊपर, ट्रेड मार्केट के ऊपर, तो फिर क्या होगा, चाइना की इकोनॉमी अपने आप जो है वो एनहांस होगी, बढ़ेगी, और चाइना जो है वो एक सुपर पावर कंट्री के तौर पर जो है वो बन जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स आज की डेट में सुपर पावर ऑलरेडी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी पावर, अपनी पोजीशन का डर है, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स इन कम्युनिटीज को फेवर करके, यानी कि इन कम्युनिटीज को बोल रहा है कि यार ये चाइना जो है वो प्रताड़ित कर रहा है इन कम्युनिटी को, तो इन कम्युनिटी को फेवर कर रहा है कि ये कम्युनिटी चाइना के अगेंस्ट ही बात करें और यूनाइटेड स्टेट्स का फेवर करें, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इनका सपोर्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी है जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सामने नजर आ रही है। और पिछले महीने जब अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, तो वो क्यों किया था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बोल दिया था कि चाइना से मैं कॉटन नहीं परचेज करूंगा, चाइना की तरफ से जो भी कॉटन आएगा मैं उसको नहीं लूंगा, मैं उसका इंपोर्ट नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसका कहना है कि यहां पर मौजूद जो कॉटन की खेती होती है, कपास वगैरह की खेती होती है, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उइघुर मुस्लिम। अब उइघुर मुस्लिम इन्वॉल्व होने का क्या मतलब, यानी कि वो तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खेती तो सभी लोग कर रहे हैं, बट यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि इन उइघुर मुस्लिम्स को फोर्सफुली खेती करवाई जा रही है, फोर्स लेबर हो रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उजागर कर दिया कि चाइना फोर्स लेबर में इन्वॉल्व है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, और उसके यहां से माल मत खरीदो, स्पेशली कॉटन, राइट। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने एक चिंगारी फेंक दी थी। अब वो चिंगारी आग के तौर पर लग गई है, और अब जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है बड़े बड़े ब्रांड को, राइट। और आरोप लगाया जा रहा है बड़े बड़े ब्रांड के ऊपर, जैसे कि नाइकी कितना बड़ा ब्रांड है, गैप, एडिडास। अब ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स के जो क्लोथ, कपड़े वगैरह, इवन शूज वगैरह, तो इसमें जो भी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है वो यहीं के, यानी कि यहां पर ही मौजूद जो मतलब एग्रीकल्चर होता है कॉटन का, तो उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए सभी लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जब यहां से कॉटन परचेज कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर वहां से कॉटन परचेज करना बंद कर देगी, तो अल्टीमेटली किसका नुकसान होगा, चाइना का नुकसान होगा, राइट। चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा कॉटन को। तो ये इकोनॉमी के साथ जो है वो खेलना चाह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स चाइना की, उसके ट्रेड को जो है वो बंद करना चाह रहा है, और मुद्दा इसने उठा दिया है उइघुर्स का। तो ये पूरा जो मास्टरमाइंड है ना इस पूरी चीज के पीछे, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। बट यहां तक पहुंचने के लिए आपको चीजों को लिंक करना जरूरी है प्रीवियस न्यूज के साथ, राइट। और वही काम मैं आप लोग के लिए करके देता हूं कि आपको सिर्फ लेक्चर देखना है और पूरी चीज, पूरी कनेक्टिविटी, लिंक और हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट,
हर तरीके के वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ऑलरेडी, राइट। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रेगुलरली लेक्चर देखो, और गाइज हो सके तो प्लीज शेयर करो, क्योंकि अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं बट बावजूद उसके कोई एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल पा नहीं रहा है। बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर करेंगे और चाहेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। तो प्लीज यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, आप ही के सपोर्ट के कारण ये चैनल चलता है। तो बस यही बात थी और कुछ नहीं। और बाकी मैंने आपको बताई दिया, जिंगजियान में मौजूद ये कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग कैद हैं उइगुर्स के, जिनको फोर्सफुली इन्वॉल्व किया जा रहा है, मतलब फोर्स लेबर में, राइट। यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह उनसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, तो जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, और स्पेशली उइगुर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गॉट इट। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, नीपा वायरस। काफी इंपॉर्टेंट जो ये वायरस है, राइट। और अभी बताया जा रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन्होंने कुछ सैंपल जो है वो लिए हैं और कहा है कि नीपा वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जा सकती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन मुद्दा, बहुत ही बेहतरीन इशू हम लोग को सामने आया है, देखने को मिल रहा है, राइट, कि नीपा वायरस के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी जो है वो बनाई जा सकती है। तो ये चीज जो है वो बताई जा रही है। और ये कैसे बनाई जा सकती है? कुछ बैट की स्पीसीज, कुछ चमगादड़ की प्रजाति, जो महाबलेश्वर, एक हम लोग को महाबलेश्वर एक गुफा देखने को मिलती है, और ये काफी पॉपुलर हिल भी है। महाबलेश्वर की पहाड़ी काफी पॉपुलर है महाराष्ट्र के अंदर। तो देखो, कभी कभी घुमा फिरा के ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ जरा महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है, हिल है, वो कहां पर है? तो महाराष्ट्र आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर ही महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर की गुफा है, और वहां पर कुछ चमगादड़ मिले हैं। कहा जा रहा है कि उन चमगादड़ों से जो है वो एंटीबॉडीज, यानी कि पॉसिबल है कि एंटीबॉडीज जो है वो बनाई जा सकती है नीपा वायरस के अगेंस्ट। तो मतलब कि एक बेहतरीन वैक्सीन जो है वो बनाने की संभावना अब बताई जा रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। क्योंकि नीपा वायरस के बारे में आप जान लोगे ना तो हैरान हो जाओगे। आज की डेट में कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस, तो उसी से लोग इतना परेशान है। और कोरोना वायरस में हम लोग को फेटालिटी रेट, मतलब मोर्टालिटी रेट की बात करूं मैं, या फिर मैं बात करूं जैसे मृत्यु दर की, तो 1 से 2% ही सिर्फ हम लोग को मृत्यु दर कोविड-19 में देखने को मिलती है। बट नीपा का जिसको इन्फेक्शन होता है ना, तो 65 से 100% इसमें मृत्यु दर बताई जाती है। फर्टालिटी रेट जो है, केस फर्टालिटी रेट, ये 65 से 100% है नीपा वायरस में। आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो 100 लोग को कोविड हुआ है तो उसमें से 1 या 2 लोग जो है वो मरेंगे, राइट, जिन्हें कोविड हुआ है। बट जिन्हें नीपा वायरस से जो लोग इन्फेक्ट हो गए 100 लोग, तो उनमें से करीब मान के चलो 65 से लेकर 100 लोग पूरे के पूरे खत्म होने की क्षमता रखता है ये नीपा वायरस। मतलब कितनी ज्यादा, आप सोच रहे हो, कहा 1 या 2 कोरोना वायरस ने जिसने पूरे दुनिया भर को हिला के रखा हुआ है, और कहा नीपा वायरस जो एक ही बार में इन्फेक्ट करता है लोगों को, और वो 100 में से 60 लोग को निपटा। 65 तो मिनिमम है ही है, और ये 100 तक भी पहुंच जाता है, यानी कि 100% इसमें मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है। तो आप इसकी जो समझ सकते हो कि कितना खतरनाक है ये, राइट। तो सर्वे जो है गाइस, इसका मेन एम ये है कि स्टडी करना नीपा वायरस को। और नीपा वायरस आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, टॉप 10 पूरे दुनिया भर में जो पैथोजन है उसको प्रायोरिटी पे जो रखा है, उनमें से एक नीपा वायरस है। तो नीपा वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक प्राथमिकता सूची के शीर्ष 10 रोग जनकों में शामिल किया गया है। टॉप 10 पैथोजन में से शामिल किया है नीपा वायरस को। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा डेंजरस है, और उसकी डेंजर के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे ही दिया। और इंडिया के अंदर क्या नीपा वायरस आया था? हाँ, बिल्कुल आया था। इंडिया के अंदर 4 बार हम लोग को आउटब्रेक्स देखने को मिल चुके हैं नीपा वायरस के। और इसमें जो फर्टालिटी रेट, जैसे मैंने आपको बताया, 65 से 100% होती है। तो ये सब कुछ आंकड़े जो होते हैं ना, फैक्चुअल आंकड़े, वैसे तो मैं यूपीएससी के स्टूडेंट को मना करता हूँ ये आंकड़े आपको याद करने की जरूरत नहीं है। स्टेट पीएससी को तो डेफिनेटली याद करना चाहिए, बट कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, और इवन मेंस में भी अगर आप आंसर लिखना चाहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसी से रिलेटेड, राइट, मेंस के अंदर। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि कोविड में तो फिर भी मॉर्टेलिटी रेट कम है, और दूसरे ऐसे और भी काफी सारे वायरसेस हैं कि जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं है और जिसमें मॉर्टेलिटी रेट काफी हाई है। तो हमें उस अकॉर्डिंग जो है वो प्लान्स बनाने पड़ेंगे, अपनी साइंटिफिक रिसर्च को जो है वो और इंप्रूव करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये वाली चीज जो है वो इस प्रकार से आप सजेशन के तौर पे मेंशन कर सकते हो, एग्जांपल देते हुए नीपा वायरस का, राइट। और मोस्ट रीसेंट केस 2018 में इंडिया के अंदर केरला में नीपा वायरस का देखने को मिला था। और सदर्न एशियन कंट्रीज हैं और कुछ इंडियन स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर आइडेंटिफाई किया गया है इस डिजीज का हॉटस्पॉट, यानी कि वहां पर नीपा वायरस के केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, राइट। और नीपा वायरस से जुड़े जो चिंता वाली बात जो है गाइस वो क्या है
कि नीपा वायरस जो है गाइस ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। आपने इसके डेंजर के बारे में समझ तो लिया ही, बट इसकी अभी तक कोई दवाई नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। बट हाँ, एक अच्छी बात है कि हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमें जो देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है, इसको कुछ सैंपल्स मिले हैं कि पॉसिबिलिटी है कि एंटीबॉडीज जो है वो बनाई जा सकती है नीपा वायरस के अगेंस्ट। तो बहुत ही बढ़िया है। अब देखो, महाबलेश्वर के जो गुफा है, वहां के चमगादड़ जो है वो ये मदद कर सकते हैं एंटीबॉडीज बनाने का, और उससे वैक्सीन जो है वो बनने की संभावना है। तो एक गुड स्टोरी, अच्छी स्टोरी है, अच्छा मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और साथ ही साथ मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई है, जिसके बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे ही दिया। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं नीपा वायरस से रिलेटेड। अगर प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आए तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जूनोटिक वायरस है। ठीक है, क्या है? जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में, राइट, एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में स्प्रेड होता है। मैंने इसमें बिटवीन को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। सिर्फ एनिमल टू ह्यूमन नहीं जाता है, ये ह्यूमन टू एनिमल भी जाता है, क्योंकि ह्यूमन इज ऑल्सो सोशल एनिमल, राइट। ये वाली बात आप सभी को पता है। तो ये बिल्कुल ह्यूमन सोशल एनिमल है, इसको दिमाग में रखना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो ये एनिमल टू एनिमल स्प्रेड होता है, एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, और ह्यूमन टू एनिमल भी होता है, यानी कि ह्यूमन से भी कुछ डिजीज जो है वो एनिमल को भी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसी जब डिजीज होती हैं या ऐसे जब वायरसेस होते हैं उसको हम लोग जूनोटिक वायरस बोलते हैं। क्लियर है यहां तक आपको बातें? अब आगे जानो, ये किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है नीपा वायरस एनसीफिलाइटिस। और जहां पर भी आप एनसीफिलाइटिस सुनो ना, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ब्रेन स्वेल हो रहा है, दिमाग स्वेल हो रहा है। तो सीधे ये दिमाग के ऊपर असर करती है, और दिमाग के ऊपर असर करेगी तो इंसान ब्रेन डेड हो जाता है, मौत हो जाती है उसकी, राइट। तो नीपा वायरस, ये एनसीफिलाइटिस हम लोग को नीपा वायरस एनसीफिलाइटिस के कारण ये होता है, जो कि एक आरएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि कोरोना वायरस आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है? अभी तक तो आपको मैंने कितनी बार कोरोना वायरस के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर, इसका आंसर लिखकर देखते हैं किसको पता है। और देखो, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो पैरा माइक्सोविरिडे, पैरा माइक्सोविरिडे फैमिली, जो जीनस हैनिपा वायरस की है, उससे बिलोंग करता है। और ये हैंड्रा वायरस के क्लोज रिलेटिव वायरस हम लोग को फैमिली के वायरस में से देखने को मिलते हैं। और फ्रूट बैट, फ्रूट बैट जो है, जिसे हम लोग फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं, कहा जाता है कि नीपा वायरस जो है वो इन्हीं में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है, फ्रूट बैट्स के थ्रू ही फैलता है, राइट, या फिर फ्लाइंग फॉक्सेस के थ्रू। इसके सिम्टम्स क्या है? एनसीफिलाइटिस, जो मैंने भी आपको बताया, ब्रेन स्वेल हो जाता है, और माइल्ड टू सीवियर इलनेस हो जाती है, बहुत गंभीर तरीके से रोगी जो है वो बीमार हो जाता है, राइट। और इवन उसकी मृत्यु भी हो जाती है पेशेंट की, जो इन्फेक्टेड होते हैं नीपा वायरस से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को नीपा वायरस के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो पता होनी चाहिए थी। ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बात करेंगे फूड सिक्योरिटी असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट रूल्स 2015 के बारे में। तो अभी हुआ क्या है गाइस कि केंद्र सरकार ने अमेंड किया है फूड सिक्योरिटी रूल्स को। पॉइंट टू बी नोटेड, फूड सिक्योरिटी एक्ट को नहीं किया है, फूड सिक्योरिटी रूल्स को जो है वो अमेंड किया है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और ये किस चीज के लिए किया है? कि राशन लीकेज और करप्शन जो है उसे प्रिवेंट करने के लिए। तो आप लोग सभी जानते हैं गाइस कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जो 2013 का जो कानून है, इसके तहत गरीबों को, पुअर पीपल जो है, उनको सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स ऑफर किया जाता है। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल, राइट, पर केजी के हिसाब से चावल और गेहूं और ये मोटा अनाज जो हमें देखने को मिलता है, कोर्स ग्रेन जो हमें देखने को मिलता है, वो प्रोवाइड किया जाता है, राइट, गरीबों को। अब होता क्या है कि जो फेयर प्राइस शॉप जो होती है ना, जहां से ये राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस फेयर प्राइस शॉप का एजेंट जो होता है वो कई बार करप्ट हम लोग को देखने को मिलता है। कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम हम लोग को करप्ट देखने को मिलता है। इसके बारे में एक अनिल कपूर की भी एक दिन वाला सीएम वाली मूवी है ना, शायद आपने देखी होगी, एक दिन का सीएम वाली पिक्चर, नायक मेरे ख्याल से उसका नाम है मूवी का। तो उसमें आपने देखा होगा कैसे वो फेयर प्राइस शॉप वाले के यहाँ छापामारी मारता है, राइट। कल को आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो भी आप जो है वो इस प्रकार के घोटाले पर अगर आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी तो छापा मारने जाएंगे, या फिर रेगुलर पीरियोडिक बेसिस पर जो है वो आप देखने जाएंगे कि काम सही साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उनके पास जो तराजू होता है, तराजू में आपको पता होगा इसकी वो बाट समझते हो ना, बाट क्या होता है? मतलब वेट, जो तराजू के ऊपर एक तरफ जो है वो वेट डाला जाता है और दूसरी तरफ जो है वो अनाज डाला जाता है, फिर वो बैलेंस होता है तो फिर उस हिसाब से दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि उनके जो बाट वगैरह जो होते हैं, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, वेट जो होता है ना, वेट, तो वो हल्का रहता है, राइट। तो ये बड़ी सॉरी भारी, ज्यादा भारी रहता है, राइट। तो ये वाली दिक्कत हम लोग को देखने को मिलती है, जिससे कि वो फिर इस प्रकार से घोटाला जो है वो कर देते हैं, राइट। तो ये वाली चीज रहती है और घोटाले की। और काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि जो जिस कुप्पी में तेल दिया जाता है, उस कुप्पी का भी शेप जो होता है रेगुलर होता है, यानी कि जितना लीटर उसमें आना चाहिए उतना नहीं आ पाता, कम आता है, राइट। तो और जो बच जाता है वो किसकी जेब में जा रहा है? वो फेयर प्राइस शॉप
या फिर जो एजेंट है उसकी जेब में पूरे जा रहा है। तो ऐसे करोड़ों का घोटाला होता है इस प्रकार से, राइट, हमारी कंट्री के अंदर। तो इन्हीं सब घोटालों को खत्म करने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए इन्होंने क्या किया है, अब चीजों को डिजिटलाइज किया जाएगा, राइट। तो इसके लिए जो है ये रूल्स में चेंजेस लाए गए। तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी रखना है कि अभी जो फूड सिक्योरिटी रूल्स में चेंजेस क्यों ला गए हैं, क्योंकि घोटाला हो रहा है, उस घोटाले को कम करना है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो चीजें सुधारी जा रही है। अब देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेफ है ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी घोटाला हो जाता है, राइट। जैसे कि आप अपने पेट्रोल पंप जो हमें देखने को मिलते हैं, कई बार नजर आता है कि पेट्रोल पंप की जो रीडिंग होती है उसके साथ छेड़खानी कर दी जाती है। तो ऐसे भी घोटाले होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी घोटाले होते हैं, बट हाँ फिर भी कंपैरेटिवली कम होंगे, राइट। और फिर अगर इसको पूरी तरह से रोकना है तो पीरियोडिक जो है वो, यानी कि रेगुलर बेसिस पर इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वहां पर जाकर चेक किया जाए, सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी स्टैंडर्ड चेक किए जाए कि ठीक है कि नहीं है वो, तब पॉसिबल हो सकता है कि रोका जा सकता है। तो देखो सरकार ने कहा है कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये एक प्रयास है, एक अटेम्प्ट है, जिसके थ्रू पूरी प्रोसेस में सुधार लाया जा रहा है, रिफॉर्म किया जा रहा है। और सेक्शन 12 जो हम लोग को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का देखने को मिलता है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो पूरे ऑपरेशन में, पूरी प्रोसेस में, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, राइट, पूरी प्रोसेस के अंदर जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी लाने का अटेम्प्ट जो है ये हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और अमेंडमेंट का मेन एम क्या है कि ये इंश्योर करना कि राइट क्वांटिटी में, अब इस क्वांटिटी शब्द को थोड़ा ध्यान में रखना, राइट। क्वांटिटी की इसलिए बात की गई है क्योंकि जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये फेयर प्राइस शॉप वाले क्या करते हैं, ये मशीन के साथ जो है, यानी कि उनके पास जो वेइंग मशीन जो होती है ना, मशीन नहीं कहेंगे आप उसको, मतलब मशीन ही कह सकते हो आप एक प्रकार से, बट वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती है, राइट, वो मैनुअल हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके साथ थोड़ी छेड़खानी हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि यहां पर जो है वो ईपीओएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेशन पर काम किया जा रहा है। मतलब कि जो भी उस फेयर प्राइस शॉप में जो वेइंग मशीन्स होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक होंगी और वो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी, कि जिसके थ्रू जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि उस मशीन पर जो भी चढ़ेगा तो उसका वेट जो है वो तुरंत रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर ऑन रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और इवन जिन भी राज्यों के अंदर जो राज्य ईपीओएस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल का एफिशिएंट तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो उनको इंसेंटिव्स भी देना है और राज्यों को इंकरेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो एफिशिएंसी लेकर आए, राइट। और अमेंडमेंट की बात करें गाइस, तो अमेंडमेंट जो है इसके तहत स्टेट्स जो भी ऑपरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, राइट, और जुडिशियली यानी कि सही तरीके से, और उसमें वो कुछ बचत कर पा रहे हैं, सेविंग कर पा रहे हैं, जिसमें एडिशनल मार्जिन 17 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मिल जाता है, तो अब इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं वो ऐसी डिवाइसेस को परचेज करने के लिए, राइट, इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल को। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक के बारे में मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में ही पूरी चीज क्लियर कर दी और वो आपको एग्जांपल दे दिया वो तराजू वाला, क्योंकि उसमें घोटाले हो जाते हैं, राइट। बट इलेक्ट्रॉनिक चीज में घोटाले ऐसा हम नहीं कहेंगे, अपने मेंस के आंसर में भी आपको नहीं लिखना है कि उसमें आप घोटाले को पूरी तरह से जो है वो रोक सकते हो, उसमें पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, बट कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली, राइट, जो आज की डेट में जितना हो रहा है। और बाकी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको 10 दिन पहले आई थिंक मैंने पढ़ाया था आप लोग को, बट मैं अभी ये वीडियो अटैच कर रहा हूं, जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा अभी के अभी पढ़ लो, और जिनने पढ़ लिया तो रिवाइज कर लो 2x की स्पीड में। अब गाइस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। इसी कानून के तहत जो गरीब हैं गाइस, तो उनको फ्री में राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फेयर प्राइस शॉप के थ्रू। और इंडिया के अंदर ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, मेंस में लिखनी है आप लोगों को, कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सरकार जो सब्सिडी देती है ये खाने पर देती है, राशन पर देती है, खाद्य पर देती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की प्राप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ह्यूमन को क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप क्वांटिटी भी लिखेंगे प्लस न्यूट्रिशियस फूड आप मेंशन करेंगे, और अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि लोग जो है मतलब उस प्राइस में जिसमें कि लोग का जीवन जो है वो डिग्निटी के साथ जी सके, वो अफोर्ड कर सकें, राइट। इतनी लो प्राइस में फूड प्रोवाइड कराना है, क्वालिटी फूड होना चाहिए,
न्यूट्रिशियस होना चाहिए और पर्याप्त क्वांटिटी में होना चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए। तो इन सब चीजों को टारगेट करते हुए ये फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हमारा ये वाला कानून, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बिल्कुल क्लियर तरीके से ये चीज याद रखनी है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इसके कवरेज के बारे में, राइट, और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है, तो उसके तहत क्या कवरेज है। तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कवर करती है 50% अर्बन पॉपुलेशन को, क्लियरली याद रखना, 75% रूरल एरियाज की पॉपुलेशन को, तो शहर के लोगों में 50% शहर के क्षेत्र के लोगों को और 75% गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को टारगेट किया जाता है, राइट। उनको 5 किलो हर व्यक्ति को हर महीने जो है वो राशन प्रोवाइड किया जाता है। और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड है, जो काफी ज्यादा गरीब लोग हैं, उन्हें 35 किलो फूड ग्रेन्स हर एक घर में प्रोवाइड किया जाता है हर महीने, और ये अंत्योदय अन्ना योजना के तहत प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, अंत्योदय अन्न योजना, राइट। तो इसके तहत 35 किलो 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी सुनिश्चित रखी गई है इसके तहत। और जो नॉर्मल, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर नहीं है, उनको 5 किलो हर व्यक्ति को जो है वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और सब्सिडाइज प्राइस में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जिस समय 2013 में ये कानून पास हुआ, उसके 3 सालों में ही फूड ग्रेन जो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अवेलेबल किए गए सब्सिडाइज प्राइस में। 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, 3 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चावल मिलता है, गेहूं 2 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है, और कोर्स ग्रेन जो हमें देखने को मिलता है, मोटा अनाज, ये मात्र 1 रुपए पर केजी के हिसाब से प्राप्त होता है लोगों को। तो ये वाला फिगर भी आप थोड़ा सा याद रखना। परिवारों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, तो इसके लिए यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ये पहचान करती हैं कि कौन होंगे टारगेटेड, मतलब ये टीपीडीएस, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेनिफिशियरी कौन होंगे, तो इसको जो है वो निर्धारित करती हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी, राइट। और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है महिलाओं को और बच्चों को भी इसके तहत, जो 6 महीने से लेकर 14 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, और जो प्रेग्नेंट और लैक्टिंग महिलाएं हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं आप समझते हैं, लैक्टिंग मतलब जो महिलाएं अपने बच्चों को जो है वो फीड करती हैं, तो उनको भी जो है वो मील्स प्रोवाइड की जाती है, और प्रिस्क्राइब न्यूट्रिशनल नॉर्म्स के तहत प्रोवाइड की जाती है, जो डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं। और ये जो कि हम लोग को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और मिड डे मील स्कीम के तहत देखने को मिलता है। तो ये सब स्कीम्स भी जो है ना, इसमें जो अनाज आता है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही कवर्ड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 6 साल तक की हमें देखने को मिलती है, तो उनको भी हायर न्यूट्रिशनल नॉर्म जो प्रिस्क्राइब किया गया है, उसके तहत जो है वो भोजन प्रोवाइड किया जाता है। मैटरनिटी बेनिफिट भी इसमें हमें देखने को मिलती है। मातृत्व लाभ, जो प्रेग्नेंट महिला और लैक्टिंग महिला जो होती है, उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट 6,000 रुपए की भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें महिला सशक्तिकरण भी हमें देखने को मिलता है। राशन कार्ड को इशू करने के पर्पस के लिए जो घर में जो सबसे बड़ी महिला होती हैं, जिनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की होती है, तो वो हेड ऑफ हाउस होल्ड जो है वो मानी जाती है। तो राशन कार्ड जो इशू किया जाता है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि हेड जो है वो महिलाओं को रखा गया है, महिला सशक्तिकरण के पर्पस के लिए। और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसके अंदर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर हमें देखने को मिलता है कि अगर कभी भी कोई इस पर्टिकुलर मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है, तो लोग शिकायत भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पर भी। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसमें हमें देखने को मिलता है। अब देखो, जो भी खर्चा आता है इस पर्टिकुलर, यानी कि ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने में, हैंडल करने में, और जो फेयर प्राइस शॉप डीलर जो होते हैं ना, जो ये राशन शॉप में जो लोग बैठते हैं, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रेन्स को, राइट, राशन कार्ड होल्डर्स को जो ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो उनका जो मार्जिन है, तो उसका खर्चा किनके ऊपर आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूरे खर्चे जो है वो उठाएगी, याद रखिएगा। तो ये जो भी खर्चे जो आते हैं स्टेट के ऊपर, तो स्टेट बता देती है कि कितना खर्चा आया है, वो खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के पर्पस के लिए प्रोविजन शामिल किया गया है, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से इसका डिस्क्लोजर किया जाता है, सोशल ऑडिटिंग इसकी होती है, और इसके लिए एक विजिलेंस कमेटी भी बनाई हुई है, जो कि समय समय पर चेक करती है कि कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा। फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस की हम बात करें गाइस,
तो अगर बाय चांस मान लेते हैं हम लोग कि किसी फेयर प्राइस शॉप में खाना समय पर नहीं पहुंचा, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो अगर फूड ग्रेन जो है या मील्स वगैरह जो है वो सप्लाई नहीं होते हैं, तो एक प्रोविजन ये भी शामिल किया गया है कि फूड सिक्योरिटी अलाउंस जो है वो बेनिफिशियरी को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि उसके खाते में पैसे जो है वो पहुंचा दिए जाएंगे। अब देखो, पैसे 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए पर केजी के हिसाब से वो खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने पैसे पहुंचाए जाएंगे, बढ़कर जो मार्केट में रेट चल रहा है उस हिसाब से और नॉर्म्स में जो मेंशन है उस हिसाब से पहुंचाए जाएंगे। अब देखिए, इसमें पेनाल्टी भी है, जैसे कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई अथॉरिटी इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसमें मौजूद जो प्रोविजन है उसको कंप्लाई नहीं करती हैं, राइट, जो रिलीफ जो रिकमेंड किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स के द्वारा, मतलब कि जो राहत प्रोवाइड करने की बात की गई है, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट हमने देखा कि माइग्रेंट्स को सहायता प्रोवाइड करनी थी, राइट, और जो भी लोग हैं जो एनएफएसए के तहत कवर्ड नहीं है तो उनको भी सहायता प्रोवाइड करनी थी। बट अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई ऑफिसर उनकी हेल्प नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। पेनाल्टी इसके अंदर मेंशन्ड है और पेनाल्टी जो है वो लगाई जाती है स्टेट फूड कमीशन के द्वारा, और इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजन के तहत जो पेनाल्टीज जो मेंशन्ड है तो वो पेनाल्टी यहाँ पर लगाई जाती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखने, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे रिलेटेड अक्सर सिविल सर्विसेज इंटरेस्टेड रहती है, क्वेश्चन पूछती है। अब देखो गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट सामने आ रही है, सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019, पूरे दुनिया भर में जो आत्महत्या जो है उनका रिकॉर्ड एक सामने आया है। अब देखो, सिविल सर्विसेज आपसे ये सब कोई रिकॉर्ड पूछेगी नहीं, बट हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो WHO आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें। सुसाइड की डेफिनेशन क्या है, आई डोंट थिंक कि आपको बताने की जरूरत है कि एक व्यक्ति जो है जब खुद ब खुद अपने आप को जो है वो इंजरी प्रोवाइड करता है, यानी कि अपने आप को जो है वो कष्ट पहुंचाता है, और इतना कष्ट कि उसकी मौत हो जाए, राइट, और किस स्थिति में पहुंचाता है, जिस स्थिति में वो जो है वो निराश रहता है, डिप्रेस रहता है, राइट, तो उस अटेम्प्ट को हम लोग सुसाइड जो है वो बोलते हैं, या इस तरीके से जान लेने को हम लोग सुसाइड कहते हैं, राइट। अब पूरे दुनिया भर में जो सुसाइड से होने वाली जो मृत्यु दर है, मोर्टालिटी रेट है, उसे 1/3 से जो है वो कम करना है, राइट, 1/3 से 1/3 से कम करना है, बट कहा जा रहा है कि ये टारगेट जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लक्ष्य जो है वो अधूरे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक क्लैरिटी आप रखो अपने मेंस के लिए भी, राइट, कि जो 1/3 से जो पूरे दुनिया भर का टारगेट है, इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमें देखने को मिलता है कि 1/3 से 1/3 से जो है वो 2030 तक, आप जानते हैं ना कि यूनाइटेड नेशन के टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिन्हें 2030 तक जो है वो अचीव करना है, राइट। तो 1/3 जो आज की डेट में जो रेट चल रहे हैं, राइट, मृत्यु दर जो चल रही है उसको 1/3 से जो है वो घटाना है, 1/3 से कम करना है। तो ये टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, और इसमें स्पेशली प्रमोट करना है मेंटल हेल्थ को, राइट, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को और कल्याण को, वेलबींग को, इसको जो है वो बढ़ावा देना है, राइट। तो इसके गोल में है, बट ये गोल अचीव हो नहीं पा रहे, तो आप ये चीज अपने मेंस में क्लियरली मेंशन करेंगे। और कंट्री से कहा जा रहा है कि कंट्री जो है वो स्ट्रेंथन करे, मजबूत बनाए अपने पूरे सिस्टम को, प्रिवेंट करें, ट्रीट करें, राइट। काफी सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि कुछ लोग जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो जो ड्रग का सेवन करता है कुछ समय के बाद वो डिप्रेस होने लगते हैं, राइट, क्योंकि देखो ड्रग्स लेने के बाद होता है क्या इंसान के साथ, मैं आपको बताता हूं, उसको ये दुनिया कुछ अलग टाइप की लगने लगती है, राइट। फिर जैसे ही वो ड्रग्स उसको नहीं मिलने लगता ना, तो वो एक तो ड्रग्स लेने के बाद एक इंडिविजुअल आप कह सकते हो हेलुसिनेशन की दुनिया में रहता है, राइट, और उसके बाद फिर जब उसे वो दुनिया नहीं दिखाई देती ना, तो वो तड़पता है उस दुनिया के लिए, और जब उसे ड्रग नहीं मिल पाता वो डिप्रेसिंग स्टेट में चला जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो कंटिन्यूअस काफी लंबे समय से अल्कोहल का कंटिन्यू सेवन करते रहते हैं, तो उनकी लाइफ में भी एक बार ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वो पूरी तरह से डिप्रेस हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाते हैं पूरी सोसाइटी से, और फिर उसके बाद फिर अपने आप को हार्म करते हैं वो, राइट, और सुसाइड कर लेते हैं, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार की चीजों को खत्म करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लिए जाए कंट्रीज के द्वारा, राइट, और ट्रीटमेंट किया जाए ऐसे लोगों का जो इसमें, जैसे कि होता है ना कि हमें देखने को मिलता है नशा मुक्ति केंद्र वगैरह, तो इस तरीके की चीज जो है वो शुरू की जाए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में मेंटल हेल्थ को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो भी एक पार्ट है, राइट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों का जो मेंटल स्टेटस होता है वो कुछ कारणों के चलते जो है वो खराब हो जाता है, इमोशनल हो जाते हैं काफी सारे लोग, और इस चीज को जो सोसाइटी जो है वो एंटरटेन नहीं करती, मतलब ये है कि अगर वो देख रहे हैं, यानी कि सोसाइटी में जैसे कि लोग देख रहे हैं, कम्युनिटी है उसमें लोग देख रहे हैं कि यार एक व्यक्ति जो है वो आज की डेट में उखड़ा उखड़ा सा रह रहा है, बिल्कुल ढंग से बात नहीं कर पा रहा, मुंह लटकाया, वो जब भी मिलता है बहुत मुंह लटकाया हुआ मिलता है, और पहले ऐसा नहीं था, ये पहले फुल ऑफ लाइफ था। जब एकदम से किसी की लाइफ अगर ऐसी दिखने लगती है तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है परेशान है यार, उसको थोड़ा समय देते हैं, हम लोग स्पेस दे देते हैं, बट कई बार ऐसा करना नहीं चाहिए,
आपको नहीं पता सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहीं कोई गलत कदम उठाने की उस पर थॉट प्रोसेस उसकी ऐसी तो नहीं चल रही, तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो अभी आगे चल के बताऊंगा, ये सब चीजें भी इसमें लिखी हुई है, इसलिए मैं आपसे ये सब बोल रहा हूँ। और ऑल्दो कुछ कंट्रीज जो है गाइस, उन्होंने सुसाइड प्रिवेंशन को अपनी हाई प्रायोरिटी में रखा है, अपने एजेंडा के प्रायोरिटी में रखा है, सबसे ऊपर रखा है, राइट, कि सुसाइड को प्रिवेंट करना है। बट काफी सारी कंट्रीज ने जो है वो इसको एक कमिटमेंट माना ही नहीं है, राइट, उसको रखा ही नहीं है, तो ऐसा रिपोर्ट ने बताया है। और सिर्फ मात्र और मात्र 38 कंट्री हमें देखने को मिलती है जहां पर नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है, राइट। अब 2019 में सुसाइड कितनी हुई है तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर सच फिगर्स वगैरह, बट एक चीज आप चाहो तो याद रख सकते हो मेंस के लिए, कि 100 में से एक लोग, हर 100 में से एक लोग जो है वो अपनी जान गंवाते हैं सुसाइड के कारण, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप ये भी मेंशन कर सकते हो, इसमें एज ग्रुप जो है वो 15 से 29 का है। तो 2019 में ये पाया गया कि ये 15 से 29 वाली एज ग्रुप है, यानी कि युवाओं की, यूथ जो है उनमें जो चौथा सबसे लीडिंग कॉज है डेथ का, वो सुसाइड बताया जा रहा है, राइट। यानी कि चौथे नंबर पर जो सबसे ज्यादा डेथ हो रही है इस एज ग्रुप में लोगों की, वो सुसाइड के कारण हो रही है डेथ, राइट। तो ये चीज भी आप क्लियर रखना। और ऊपर से जिन लोग की उम्र 50 से कम की है, मतलब कि 50 से कम की उम्र मतलब कि वर्किंग पॉपुलेशन, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है वो सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, 58% यहां पर आंकड़ा मेंशन है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर सच आंकड़े वगैरह, आप ये मेंशन कर सकते हो मेंस में कि पूरे दुनिया भर में जो सुसाइड हो रही है उससे आधे से भी ज्यादा सुसाइड जो है वो वर्किंग एज ग्रुप वाले लोगों की देखने को मिल रही है। अब देखो वर्किंग एज ग्रुप में देखने को मिल रही है, इसका मतलब साफ है स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया और आज की डेट में लोग स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं। और ये तो आंकड़े मैं आपको 2019 के बता रहा हूँ, 2020 में उम्मीद है कि ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि 2020 में आपको पता ही है कि लॉकडाउन के चलते स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई था लोगों में, और अभी भी है, इवन लोग निकले ही नहीं उस चीज से बाहर भी। इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई, काफी सारे लोग आज तक जॉबलेस हैं, जिनकी जॉब जो है वो पिछले साल चली गई थी, तो वो अलग बड़े परेशान है, राइट। बहुत सारे कारण हम लोग को देखने को मिलते हैं। आइसोलेशन, अब ह्यूमन जो है वो एक सोशल बीइंग है, अब उसको आइसोलेट करके रख दिया। आपने देखा था ना, हमने पहले भी कोरोना वायरस जब हुआ था, लॉकडाउन लगा था, उसके बाद भी इन सब चीजों के बारे में चर्चा करी थी। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, उसे चाहिए सोसाइटी के अंदर बातचीत करना। अब वो क्या हो गया, एकदम से उसको सोसाइटी से कट डाउन कर दिया 3-1 महीने के लिए, परेशान, राइट, हालत खराब। अब वो अंदर ही अंदर डिप्रेस होने। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको हमेशा किसी के साथ रहना पसंद रहता है, काफी लोग होते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा यार, आप लोग तो ऐसी प्राणी हो, यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो, आपको तो मजा आता है। लॉकडाउन आपके लिए वरदान था, क्योंकि यूपीएससी की जो स्टूडेंट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एक बंद कमरा, वो और उनकी पढ़ाई, उनके स्टडी मटेरियल, उनके रिसोर्सेज, जिसे एग्जाम को क्रैक करना है, उसके पास सिर्फ यही होता है। क्यों, देखो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप जो है वो यूपीएससी का स्टूडेंट एक बैलेंस लाइफ बना सकता है, करना चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए, चलेगा, बट आपको मान के चलो कि आपकी लाइफ का 90% जो है वो आपको आइसोलेशन में ही रहना है अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो, राइट। राम जी भी जो है उनकी पूजा कब करी थी, जब वो वनवास गए थे, राइट। उसके बाद फिर उनके साथ घटना घटी थी, तो आपको भी मान के चलो वनवास में रहना है करीब 1-1.5-2 साल, 2 years तो मान के चलो। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो 2 years इज द प्लान, राइट। आपको वनवास में रहना, और मतलब 2 years मतलब कि इसके बाद जब आप यानी कि 2 year अपने आप को पूरी प्रॉपर तरीके से दोगे, इसके बाद आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट क्या, आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा वो। मैं लास्ट अटेम्प्ट बोलता हूँ, कई बार स्टूडेंट कई बार भड़क जाते हैं। मैंने एक बार एक स्टूडेंट को लिख दिया था कि मतलब इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, वो भड़क गए थे मेरे ऊपर। तो कैसी बात कर रहे हो आप यार, लास्ट अटेम्प्ट हो का क्या मतलब है? तो उनको ऐसा लगा कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने लास्ट अटेम्प्ट भी निपटा दोगे। नहीं यार, कभी सोचा करो, मैं जो आपको लिखता हूं ना, तो मेरा उसके पीछे की मंशा होती है। आपका लास्ट अटेम्प्ट का मतलब क्या, आप समझे ही नहीं। लास्ट अटेम्प्ट मतलब अब आपको नहीं देना है, इसके बाद आप बन चुके हो जो आपका ड्रीम पोस्ट है, राइट, आपको मिल गई है, अब आपको मिलेगी, उसके बाद फिर अटेम्प्ट होगे क्या? आईएएस के बाद तो वैसे भी अलाउड नहीं रहता, राइट। बट आपने जो भी, जैसे मान के चलो आईपीएस आपने भरा है, राइट, और आईपीएस आपको मिल गया, आपकी इच्छा आईपीएस की है और आपने टॉप प्रायोरिटी आईपीएस को रखे, आपको मिल गया, उसके बाद आपको नहीं देना, राइट। कुछ लोग आईआरएस या फिर कुछ लोग जिसको जो भी रैंक मिल जाती है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो यार एक टॉप लेवल की सर्विस मिलेगी, क्योंकि यूपीएससी में कोई भी सर्विस आपको मिल जाए टॉप लेवल की होती है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ज्यादातर लोग जो है वो इसी सर्विस के पीछे जाते हैं, आईएएस आईपीएस, क्योंकि पब्लिक के साथ डील करने वाली होती है ये सब सर्विसेज, राइट, डायरेक्ट पब्लिक के साथ, और अच्छा भी लगता है। उसमें जॉब में बहुत सारे आप लोग को वो डायनेमिक चीजें मिलती हैं। कभी आप सेक्रेटरी होते हो, आईएएस की बात करूं मैं तो, कभी आप जो है वो डीएम होते हो, कभी आप एसडीएम होते हो। स्टार्टिंग तो एसडीएम से ही होती है वैसे, डीएम के बाद एसडीएम नहीं, डीएम के बाद तो फिर सेक्रेटरी वगैरह मिल जाता है, इसकी पोस्ट जो है वो मिल जाती है। अच्छा लगता है, अलग अलग जगह पर रहते हो, टॉप पोस्ट पे रहते हो, मजा आता है। फिर एक टाइम आता है, फिर आप सीएम के साथ जो है वो मीटिंग करते हो, पीएम के साथ मीटिंग करते हो, अलग ही लेवल है यार, उस लेवल तक पहुंचना जरूरी है। आप अगर शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हो तो 2 years इज इनफ, लग जाओ। और आइसोलेशन में तो हम बात कर रहे थे सुसाइड की, और ये आइसोलेशन के कारण जो है वो काफी ज्यादा लोगों के थॉट भी ऐसे आए हैं, कुछ लोग ने जान भी दे दी है अपनी, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली। रीजन बीइंग इज आइसोलेशन,
राइट। आप लोग अलग प्रजाति के हो, आप लोग को आइसोलेशन में मजा आना चाहिए, और नहीं आ रहा है मजा तो मजा लाना सीख लो, राइट। क्योंकि ये जर्नी में है यार, मतलब इस जर्नी में आपको टाइम तो देना पड़ेगा। आप सोचो कि टाइम जो है वो ना दो और पूरा काम हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं बोलेगा ऐसा आपको, और बोलेगा तो फिर वो झूठ बोल रहा है, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है, राइट। और कोई बोलेगा तो ये मान के चलो कि उन्होंने, वो ऐसे रैंकर्स होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी स्कूल की लाइफ में जो है वो 90-90 के ऊपर खींचे हैं, राइट, 90-90% के ऊपर खींचे हैं। वो अगर बोलें कि यार हम तो बैलेंस कर लेते हैं, तो ठीक है, सही है ना, क्योंकि उनका बेस क्लियर है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि जिनको अपना टाइम देना पड़ेगा, जिनका बेस क्लियर नहीं है। आज भी जो ब्लैंक पेज पर लिखते हैं तो हैंडराइटिंग ऐसी होती है, मतलब कि मैं आपकी स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ कि जब आपने अभी अभी जर्नी शुरू करी है, जो आप खाली पेज पे लिखते हो, तो फिर आपकी लाइन जो है वो कुछ समय तक तो आप कोशिश करते हो ऐसे से बनाने की, थोड़ी देर बाद जो है वो ऐसे से होने लगती है, एंड में आते थे लाइन जो है पता नहीं कहाँ हो गई आपकी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपका अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं है, तो भी 2 years में आप निकाल सकते हो अपने ड्रीम जॉब। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं, ठीक है। और लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्री में बहुत ज्यादा केसेस हम लोग को देखने को मिले, 77%, 77% सुसाइडल केस पूरे दुनिया भर में लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में देखने को मिले। अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर सुसाइड रेट जो है वो ग्लोबल एवरेज के मुकाबले काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा हम लोग को अफ्रीका क्षेत्र में देखने को मिलता है, फिर यूरोप में, फिर आता है साउथ ईस्ट एशिया में। 20 साल 2000 से लेकर 2019, 20 ईयर्स में ग्लोबल सुसाइड रेट जो है वो घटा है 36% से। और डिक्रीज रेंज क्या रही है, तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्षेत्र में 17% से गिरावट रिकॉर्ड की गई है, और यूरोपियन रीजन में 47%, और 49% हम लोग को वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र में देखने को मिली है। और अमेरिका में ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है, 17% जो है वो बढ़ गया है, राइट। और सुसाइड इंडिया में की हम बात करेंगे इस, तो दुख की बात है, साउथ ईस्ट एशियन क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुसाइड के रेट इंडिया के ही बताए जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने हमें एक रिपोर्ट दी है, बताया है कि 1,34,516 सुसाइड के मामले थे 2018 में। और देखो ये रिकॉर्डेड मामले हैं, और काफी सारी चीज तो हम देखते हैं कि सुसाइड के केस जो है वो एज अ सुसाइड के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होते हैं। कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि वो रिकॉर्ड जो है वो बन नहीं पाता है, क्योंकि कई बार फैमिली नहीं चाहती है, राइट। क्यों होता है ना कि फैमिली जो है वो क्या बोलेगी यार सुसाइड कर ले, और कई बार जो यूथ की जो उम्र होती है वो थोड़ी सी, आपको पता ही है कि ये वाली उम्र होती है, राइट। इस उम्र में थोड़ा सा जो फैमिली भी नहीं चाहती कि इस तरीके की बात जो है वो बाहर आए, ये सब चीज़ें होती हैं, तो फिर वो नहीं बताते हैं। और रेट जो सुसाइड का है गाइज, ये 9.9 था 2017 में, और ये बढ़कर 10.2 हो गया 2018 में। तो ऐसा बताया गया, मतलब कि बड़े हैं। और अभी तो 2020 की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, 2020 में तो और ज्यादा है। WHO की कुछ गाइडलाइन आई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि जिसके थ्रू सुसाइड को रिड्यूस किया जा सकता है। तो WHO ने पब्लिश करी है लिव लाइफ गाइडलाइन। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लिव लाइफ गाइडलाइन किसकी है, राइट। तो WHO की किससे रिलेटेड है, सुसाइड को कम करने से रिलेटेड। ये दो चीज बस याद रखो, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं कुछ, राइट। और इन्होंने बताया कि कैसे कंट्रीज जो है वो 1/3 अपनी सुसाइडल मोर्टालिटी को, राइट, यानी कि सुसाइड के कारण होने वाली मृत्यु दर को कैसे वो 1/3 जो है वो घटा सकते हैं 2030 तक। तो इन्होंने उसके लिए एक गाइडलाइन दी। इन्होंने बोला पहले तो आपको जो जरिए हैं, राइट, जो जरिए हैं जिनसे लोग अपने आप की जान ले सकते हैं, जैसे कि हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड, इनको पीकर लोग अपनी जान ले सकते हैं। फायर आर्म्स यानी कि बंदूक वगैरह, तो इसका एक्सेस आप लिमिट कर दो, राइट, यानी कि इनका एक्सेस जो है वो आम जनता तक पहुंच ही ना पाए, डिफिकल्टी से मिल सके, और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही मिल सके। इसके अलावा मीडिया को एजुकेट करना है, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी है सुसाइड पर, राइट, मीडिया को, और अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और सबसे बड़ी बात, इस चीज को बढ़ावा देना है, सोशियो इमोशनल लाइफ स्किल को, स्पेशली अडल्सेंट में, क्योंकि यहीं पर ही हैं लोग छोटी छोटी बातों पर अपने आप की जान ले लेते हैं। लोग 6ठी 7वीं में फेल हो गए, या किसी ने मजाक उड़ा दिया किसी का, तो अब जान ले ली। और तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जो एज होती है इसमें तो एकदम पता नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि इस एज में जो गुजरते हैं, कि किसी किसी के साथ आपने 1-2 साल क्या बिता ली, आपको अच्छा लगने लगा, और फिर सामने वाला के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनी, अब सामने वाला जो है वो आपको छोड़ दिया सामने वाले ने, तो आप एकदम रोने गाने लगे, और एकदम ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्यों भाई? अब उस माँ बाप ने, जिस माँ बाप ने आपको 15-20 साल तक पाला, उस उन्होंने जो आपको प्यार दिया, उनके प्यार का कोई है ही नहीं मोल, राइट। आपको, आपने किसी के साथ रहे, कुछ समय तक अट्रैक्शन हुआ, और आप निपट गया उसके चक्कर में, तो ये तो गलत बात है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को अफेक्शन नहीं होता, लोगों को प्यार नहीं होता, लगाव नहीं होता, होता है, राइट। बट द थिंग इज कि इस वर्ल्ड में प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी लोग से भी कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ स्टूडेंट के मैसेज इस तरीके के भी आते हैं कि सर मैं एक से बहुत मेरा वो था, आप समझ गए होंगे, तो ऐसे मैसेज भी आते हैं। मैं आप सभी लोग से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने आप को जब सक्सेस बना लोगे ना, कोई आपको सक्सेसफुल बना लोगे, तो आप जिस चीज को चाहते हो वो आपको मिलेगी। बट उससे पहले सक्सेसफुल अपने आप को बनना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा अपने आप को, राइट। आपने अगर सोचा है कि आपको IAS निकालना है, पहले निकाल लो, उसके बाद
कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता, राइट? आईपीएस बन जाओ, कोई नहीं रोकेगा। अभी जब कुछ होता नहीं है ना, तब उसके सामने आती है बहुत सारी चैलेंजेस। अपने आप को बोलो कि मुझे अपने आप को 2 साल का टाइम देना है, या फिर अगर आपकी कोई पार्टनर है उनको बोलो कि टू गिव मी 2 years ओनली, और फिर जी जान जो है वो लगा दो। अगर आपके आपके साथ ऐसी कंडीशन है कि जिसके कारण जो है वो आप, होता है ना कि कई बार कि कास्ट अलग होती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, राइट? बट एक बार जब नाम के आगे आईएएस या आईपीएस लग जाता है ना, फिर कुछ नहीं दिखता। फिर कुछ नहीं दिखता, ना कोई सोसाइटल प्रेशर ना कुछ, बल्कि और खुश हो जाते हैं कि क्या बात है यार, मतलब कि कहाँ पर रिश्ता जो है वो लिया है। तो ये बहुत मुझे, मैं इसलिए आपसे ये सब बात कर रहा हूँ क्योंकि आप भी इसी एज के हैं और आपको पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लो कि मजाल ही ना पड़े किसी की। और जैसे कि काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि गरीबी है सर, कैसे करें क्या करें। तो बहुत गरीबों ने इस एग्जाम को निकाला यार, पंचर की दुकान में काम करने वालों ने इस एग्जाम को निकाला है, आईएएस की रैंक हासिल करी है। और अगर आप पंचर की दुकान में काम नहीं करते हो, आपके पास अगर एक घर है, घर में खाना मिल जा रहा है, आपको कमाने की चिंता नहीं है, तो क्या दिक्कत है? और कमा भी रहे हो, आप वर्किंग पर्सन भी हो, तो भी क्या दिक्कत है? अगर आप दिन में 4 से 6 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो, right? ये तो इतना तो कोई भी निकाल सकता है यार। 8 आवर्स की जॉब है, चलो 10 आवर्स की जॉब है, तो इतना तो कोई भी निकाल सकता है। अब देखो, 1 साल में सक्सेस चाहिए, 1 डेढ़ साल में तो नींद को तो मारना पड़ेगा। और ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स जिन्होंने अपनी नींद को मारकर इस एग्जाम को निकाला है, राइट? तो टेंशन मत लो, मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ और इस समय पर इसलिए ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि अब बहुत जरूरी है प्रीलिम्स। आप ये मत सोचो कि दूर है, नजदीक है। अपने आप को मोटिवेट करो, बूस्टअप करो, राइट? और बाकी जिनको मेरी बातें नहीं सुननी होती, तो आपके पास रिमोट कंट्रोल है, आप फॉरवर्ड पर दबाकर आगे कंटेंट पे आ जाया करो, राइट? मैं ज्यादातर बोलता नहीं हूँ ऐसा, मैं अभी भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई वांट कि यार आप सही ट्रैक पर रहें, राइट? और एक बार आप चीजों को हासिल कर लोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आईएएस बनने के बाद क्या दिक्कत आएगी यार लाइफ में? आपकी मीटिंग ऐसे ऐसे टॉप लोगों के साथ होने वाली है इस कंट्री के, राइट? क्या दिक्कत आएगी? आप प्रेस्टिजियस फील करोगे अपने आप को, और वो तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो एनीवेज, सोशियो इमोशनल लाइफ स्किल जो है वो एडोलसेंट में बूस्ट करनी है, उसको बढ़ावा देना है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली असेसमेंट, अर्ली मैनेजमेंट, फॉलोअप्स, जो भी अफेक्टेड लोग होते हैं, सुसाइडल थॉट्स जिनको आते हैं, राइट? तो उनको जो है वो आपको पहले से ही आइडेंटिफाई करना है, उनको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करानी है, राइट? कि जिससे कि वो ऐसे थॉट्स ना लेकर आए। कम्युनिटी में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आसपास कोई दिख रहा है आपको कि वो अगर निराश है, राइट, तो उसका थोड़ा सपोर्ट करो, आप पूछो उससे कि भाई क्या वजह है, राइट? और नीड टू गो हैंड इन हैंड विद फाउंडेशनल पिलर लाइक सिचुएशन एनालिसिस, मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंसिंग, सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। तो ये सब चीजें जो है वो अगर एक साथ हो जाएंगी तो फिर सुसाइड के रेट्स को जो है वो कम किया जा सकता है। अब देखिए, लीगल स्टेटस जो है वो अटेम्प्टेड सुसाइड का, अटेम्प्टेड सुसाइड पॉइंट टू बी नोटेड। तो जो सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो आपको सेक्शन 309 पता होना चाहिए आईपीसी का, कि जो भी जो है वो अटेम्प्ट करता है सुसाइड कमिट करने की, तो बताया जाता है कि उसे एक अपराध माना जाएगा और सिंपल इंप्रिजमेंट होगी, 1 साल तक सजा जो है वो दी जा सकती है सामने वाले व्यक्ति को, फाइन या फिर दोनों इसके अंदर शामिल है। तो आईपीसी की धारा 309 क्या कहती है? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, तो उसको जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो भी एक अपराध है। और दूसरी बात, एक चीज ये आती है आर्टिकल 21 से रिलेटेड। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ हम लोग को देखने को मिलती है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी, राइट? तो ये आर्टिकल 21 हमें बताता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी के पास भी किसी दूसरे की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है, राइट? मतलब क्योंकि सभी के पास जीने का अधिकार है, और कोई एक्स व्यक्ति किसी वाई की अगर जान लेता है तो एक्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, राइट? तो ये वाली बात तो आप सभी को पता ही है। बट आर्टिकल 21 हमारा ये नहीं कहता राइट टू डाई, इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, ना ही इसको हमने इंक्लूड किया हुआ है, राइट? और जो अटेम्प्ट होता है अपनी खुद की जान लेने का, ये हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ के परव्यू में नहीं आता है। क्योंकि कुछ समय पहले ये डिबेट भी चला था, राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी होना चाहिए, राइट? मुझे अगर जीने का अधिकार है तो ये जीवन मेरा है, इसके नष्ट करने का अधिकार भी मेरा होना चाहिए। ऐसे तमाम आर्टिकल्स आए थे, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको सपोर्ट नहीं करता है। हमने तो बल्कि हमारे आईपीसी के अंदर ये भी लिख दिया कि आप अपनी जान लेने की कोशिश करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। बट अब बात को थोड़ा गंभीरता से समझो। अगर कोई व्यक्ति अपने आप की जान लेने की कोशिश कर रहा है, वो खुद डिप्रेस है, उसको पकड़ के उसमें बंद कर दोगे, जेल में बंद कर दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है वो और डिप्रेस हो जाएगा। तो उसे ठीक करना चाहिए, रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो इंप्रिजमेंट की बात होती है ना गाइस, ये जरूरी नहीं है कि इंप्रिजमेंट, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जेल जो है वो क्या है, सुधार करने का वो हम लोग को घर देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है ना, कहावत होती है कि जेल जो है वो मुजरिमों को सुधारता है।
तो यहां पर वही बात है कि अगर जो कोई बंदा सुसाइड करता है तो उसे बेसिकली एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है 1 साल के लिए, जितने भी पीरियड के लिए, और उसके आसपास एक्सपर्ट्स टीम होती है उसको ठीक करने के लिए। तो ऐसा मत सोचो आपकी जिसने सुसाइड कर लिया तो उन्हें कैदियों के साथ जो है वो बंद कर दिया जाएगा, नहीं, उसको पहले पूछताछ की जाएगी, बात की जाएगी और रिहैबिलिटेशन सेंटर में प्रॉपर उसे पहुंचाया जाता है और वही उसके लिए जेल जो है वो मानी जाती है। राइट, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। और आत्महत्या के लिए उकसाने, पॉइंट टू बी नोटेड, ये तो बात करी हमने 309 के बारे में, आईपीसी धारा 309 के बारे में। अब 306 क्या होता है? एक एक्स व्यक्ति ने दूसरे वाई व्यक्ति को बोला चल यार कूद जा, मर जा, मर जा, क्या रखा है इस जीवन में, मर जा, ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो वो जो एक्स व्यक्ति है जिसने ऐसा किसी वाई व्यक्ति को उकसाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी धारा 306 के तहत। राइट, और किसी बच्चे को उकसाया तो धारा 305 के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो जाएगी, इसके तहत कार्रवाई हो जाएगी। तो ये धारा 305, 306 और 309 ये ध्यान में रखना, आईपीसी की धाराएं ये कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाती हैं। अब यहां पर ये देखो, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की बात हो रही है, सेक्शन 115 क्लॉज 1 की बात हो रही है। तो भारतीय दंड संहिता जिसे हम आईपीसी बोलते हैं, तो इसकी धारा 309 में कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करेगा ऐसा माना जाएगा कि वो गंभीर तनाव में है। तो जिसने भी आत्महत्या करने का प्रयास किया वो क्या है? गंभीर तनाव में है, राइट, सीवियर स्ट्रेस में है वो। अन्यथा साबित ना हो, यानी कि जब तक साबित नहीं होगा, पहले तो मान लिया जाएगा वो सीवियर स्ट्रेस में है, बट अगर साबित हो जाता है कि वो सीवियर स्ट्रेस में नहीं है तो फिर जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई या मुकदमा चलाया जा सकता है, वरना उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उसे दंडित जो है वो नहीं किया जाएगा। तो वही चीज जो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बट ये जो कानून है ये सिर्फ किन लोगों के लिए है? जो मानसिक रूप से बीमार है, पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए ही लागू होता है। और आत्महत्या के प्रयास के मामले में गंभीर तनाव का अनुमान माना जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गंभीर तनाव में, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर पे सबसे पहले जो है वो भेजा जाता है। राइट, फिर क्या पता बाद में पता लग जाए कि आत्महत्या इसलिए कर रहा था कि इसने कोई क्राइम किया है। राइट, तो ये भी होता है ना बहुत सारी केसेस में कि सामने वाला बंदा सेल्फ गिल्टी अपने आप को फील करता है और फिर वो जो है वो अपने आप की जान लेने की कोशिश करता है। तो वो वैसा अगर कुछ पता लगता है तो जिस क्राइम उसने किया है उसको समझाया जाता है और उस क्राइम की फिर उसे सजा दे दी जाती है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ये हमारा इंडियन इनिशिएटिव है जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। इसके अलावा किरण करके एक हमें देखने को मिलता है। किरण, क्वेश्चन आएगा किरण क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय, इन्होंने लॉन्च किया है 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन को उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है, सुसाइडल थॉट्स इनको आते हैं, तो वो ये टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं किरण इनिशिएटिव के थ्रू और फिर उन्हें सपोर्ट किया जाता है। ऐसा ही कोविड-19 के समय पर मनोदर्पण इनिशिएटिव आया था, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है मनोदर्पण इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको शुरू किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इसका मेन एम यह है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड कराना, क्योंकि आइसोलेशन का पीरियड था तो बच्चों का जो है वो डिप्रेस हो रहे थे बच्चे काफी ज्यादा, क्योंकि दूसरे अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ नहीं मिल पा रहे थे। राइट, और 6th-7th क्लास के बच्चे होंगे तो और भी ज्यादा डिप्रेस होंगे बेचारे। राइट, और इसके अलावा फैमिली मेंबर्स डिप्रेस हैं, टीचर्स जो है वो डिप्रेस थे, तो उनके मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए जो है वो ये मनोदर्पण इनिशिएटिव शुरू किया गया था। ठीक है, बात क्लियर है आपको यहां तक? अब आगे बढ़े। अब देखिए गाइस, बताया जा रहा है कि गेहूं और चावल में न्यूट्रिएंट्स की कमी बताई जा रही है, पोषक तत्वों की कमी जो है वो बताई जा रही है। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रिसर्चर्स वेरियस इंस्टीट्यूट्स के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के, इन्होंने बताया कि काफी सालों से जिंक और आयरन, याद रखना, जिंक और आयरन चावल और गेहूं में से कम होते जा रहा है, यानी कि जिंक और आयरन की जो डेंसिटी है वो चावल और गेहूं से कम होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। और रिसर्चर्स ने सीड्स कलेक्ट करी हैं चावल की 16 वैरायटी की और गेहूं की 18 वैरायटीज की। कहां से? जीन बैंक से, जो कि ICAR का कल्टीवार रिपोजिटरी जो है वो मेंटेन करती है। राइट, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्चर के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करूं तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ये हमें देखने को मिलती है। ICAR किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। तो ये एपेक्स बॉडी हमारी कंट्री की है, जो क्या काम करती है? कोऑर्डिनेट करती है, गाइड करती है, मैनेज करती है रिसर्च और एजुकेशन को एग्रीकल्चर की फील्ड में, इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एनिमल साइंस। तो पूरी कंट्री के अंदर ये सब जो एरियाज हैं उनमें रिसर्च करने का जिम्मा जो होता है वो एपेक्स लेवल पर, सबसे टॉप लेवल पर ICAR का हमें देखने को मिलता है। 1929 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पर, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत।
और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, अगर क्वेश्चन आ जाए तो न्यू दिल्ली आपको ध्यान में रखना है। और 102 ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर और 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। और ये वन ऑफ द, यही चीज यानी कि इतनी भारी मात्रा में इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स इसके जो हमें देखने को मिलते हैं, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम पूरे दुनिया भर का बना देती है, राइट। यानी कि इंडिया के अंदर ICAR लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल सिस्टम हमें पूरे दुनिया भर का देखने को मिलता है। और देखो कल्टीवार रिपोजिटरी जो इनकी है ना, रिपोजिटरी का मतलब ये होता है कि जहां पर कुछ चीज स्टोर करके रखी जाती है, ठीक है। तो कल्टीवार रिपोजिटरी मतलब कि ये प्रिजर्व करके रखते हैं अपने पुराने जो कल्टीवार्स वगैरह जो होते हैं, वैरायटी जो होती है इनकी क्रॉप्स की, तो उसको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, ठीक है। तो ये इनका नोडल इंस्टीट्यूट भी हम लोग को ICAR का ये देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पर, ठीक है। ये तो ICAR के बारे में आपको समझा दिया। तो अभी जिंक और आयरन की कमी हम लोग को देखने को मिली है चावल में और गेहूं में। तो पहले चावल की बात कर लेते हैं, कितनी कमी यहां पर रिकॉर्ड की गई। तो जिंक और आयरन का कॉन्सेंट्रेशन 1960 के समय पर पाया गया था कि जिंक जो था वो 27.1 मिलीग्राम पर केजी था और आयरन जो था चावल में, यानी कि 1 किलो चावल में 59.8 मिलीग्राम देखने को मिलता था। अब ये घटकर जो 27 था वो 20 हो गया और जो 60 था मान के चलो वो करीब 40 हो गया, राइट। तो देखो कितना डिफरेंस ये हम लोग को देखने को मिला है, राइट। कुछ सालों के अंदर ही, कुछ डिकेड्स में ही, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई। और वैसे ही गेहूं का कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो गिर गया। तो इतना कोई आपको कॉन्सेंट्रेशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, कितना गिरा क्या गिरा वो सब चीजें नहीं पूछी जाती, बट हाँ जिंक और आयरन जरूर ध्यान में रख लेना कि जिंक और आयरन में गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। अब डिक्रीज का कारण क्या है, तो डाइल्यूशन इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो आप मुझे ये बताओ, एक प्लांट है, प्लांट को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, बताओ कहां से मिलता है। आपने मेरी इन्वायरमेंट की क्लास ली होगी तो उनको तो पता ही, और वैसे भी आपको पता है, बहुत कॉमन सी चीज पूछ रहा हूं, कहां से मिलता है, राइट। सॉइल से मिलता है, मिट्टी से मिलता है, राइट। तो मिट्टी से मिलता है या फिर केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो छिड़के जाते हैं, उससे जो है वो मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि कुछ मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट है उसमें गिरावट आई है, राइट। तो उसके कारण से हमें देखने को मिल रहा है कि ये प्लांट्स या क्रॉप्स में जो है वो गिरावट हम लोग को देखने को मिली है न्यूट्रिएंट्स में। तो यील्ड तो इंक्रीज हो गई, यानी कि उपज तो बढ़ गई, राइट, बट न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट्स प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में जो है वो नहीं ले पाया। अब काम करना ये जरूरी है कि मतलब क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी, क्योंकि न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कंट्री के अंदर जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम चल रही है, कुपोषण की जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स तो होने ही जरूरी है क्रॉप्स के अंदर। क्रॉप में न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और जो नए जो सीड्स हम लोग जो उगा रहे हैं आज की डेट में 1990s या उसके बाद के, राइट, राइस के और वीट के, इसका उपयोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिंक और आयरन की कमी इसके अंदर देखने को मिल रही है, जो कि इंडियन पॉपुलेशन में माल न्यूट्रिशन का कारण बन रही है, मतलब कि कुपोषण का कारण बन रही है। और जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी जो है इस पूरे दुनिया भर में बिलियंस में, अरबों में लोगों को प्रभावित करती है, राइट। और इसके अलावा काफी सारी कंट्री है जहां पर डेफिशिएंसी हम लोग को डाइट में देखने को मिलती है, मेनली राइस, वीट, कॉर्न और बार्ले में, राइट। तो उसके कारण बिलियंस ऑफ लोग पूरे दुनिया भर में, अरबों की संख्या में लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं जिंक और आयरन की कमी के कारण। और नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इसका हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेन आयोनोम को इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी कि जो न्यूट्रिशनल मेकअप जो है ना, यानी कि क्रॉप्स को न्यूट्रिशियस रिच जो है वो बनाना पड़ेगा। तो उसके 2-3 तरीके हैं, या तो फिर आप जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो पर्याप्त मात्रा में साइंटिफिक तरीके से जो है वो छिड़को प्लांट पर, जिससे कि प्लांट वो ले सके और उसके थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंच सके। या फिर एक बायोफोर्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बायोफोर्टिफिकेशन की प्रोसेस में कुछ नहीं है, ये टर्म जैसे ही आप सुनो बायोफोर्टिफिकेशन का, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आर्टिफिशियली अलग से जो है वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स में मिलाया जाता है, अलग से न्यूट्रिएंट। जब क्रॉप में अलग से आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट जब मिलाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि अलग से जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं क्रॉप में। और इनिशिएटिव इंडिया के अंदर लिया गया था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 17 बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज और 8 क्रॉप्स जो हैं हमारी कंट्री के अंदर जो है वो डेडिकेट किए कि वो बायोफोर्टिफिकेशन उनका होगा। इसमें हम लोग को राइस देखने को मिलता है, CR धान C315 जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें जिंक की मात्रा जो है वो पर्याप्त है, ज्यादा मात्रा इसमें मिलाई है। वीट HI1633, ये प्रोटीन, आयरन और जिंक में बहुत रिच हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, भरपूर है। मेज की हाइब्रिड वेराइटी 1, 2 और 3 जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हम लोग को, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन,
राइट। तो इससे ये समृद्ध हम लोग को देखने को मिल रही है। मधुबन गाजर, राइट, तो ये भी एक बहुत फेमस वैरायटी हम लोग को देखने को मिलती है गुजरात के अंदर, राइट। अभी कुछ समय पहले मधुबन गाजर न्यूज में भी था, राइट। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखना मधुबन गाजर के बारे में। और ना ही सिर्फ गुजरात, बहुत सारी जगहों पर ये उगता है और बीटा कैरोटीन और आयरन कंटेंट जो है वो इसमें ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये भी बायो फोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी हमें देखने को मिलती है, जो कि 150 से भी ज्यादा लोकल फार्मर्स जो जगह हम लोग को देखने को मिल रही हैं जूनागढ़ के अंदर, तो उनको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है, राइट। अब इसके अलावा आईसीएआर ने शुरू करा है न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज एंड इनोवेशंस प्रोग्राम को, जिसमें फैमिली फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इसके थ्रू एग्रीकल्चर को न्यूट्रिएंट के साथ जो है वो लिंक किया जा रहा है, राइट। और बढ़ाया जा रहा है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को, और लोकेशन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन गार्डन मॉडल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें डेवलप किया जा रहा है ये इंश्योर करने के लिए कि लोकली अवेलेबल हेल्दी और डाइवर्सिफाइड डाइट जो है और एडिक्वेट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ उसका एक्सेस जो है वो मिल सके, यानी कि ज्यादा जनता तक न्यूट्रिशियस रिच डाइट जो है वो पहुंच सके, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। प्रोडक्शन किया जा रहा है बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटी का, इसको बढ़ाया जा रहा है और इसे सरकारी प्रोग्राम्स के साथ भी लिंक किया जा रहा है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम और आंगनवाड़ी। इसके तहत जो माल न्यूट्रिशन की समस्या को कम किया जा रहा है, यानी कि जो बच्चों को स्कूल में जो खाना या भोजन जो प्रोवाइड किया जाता है ना, तो कहा जा रहा है उसमें फोर्टिफाइड राइस का उपयोग किया जाएगा, यानी कि अलग से राइस में जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाएंगे। तो बायो फोर्टिफिकेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक तो ये हेल्थ को इंप्रूव करता है, राइट, यानी कि एक इंडिविजुअल की बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत होती है, जैसे कि लोग अगर सिर्फ चावल दाल ही खाएंगे तो उसी में उनको पूरा पर्याप्त जो है वो न्यूट्रिएंट मिल सकता है, क्योंकि इसमें अलग से न्यूट्रिएंट मिला दिया जाता है, राइट। तो इसके अंदर ये हम लोग को बहुत खास बात देखने को मिलती है। एक तो इसका रेजिलियंस भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, हाई टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव हो जाता है, कहीं कहीं सूखा पड़ गया या कहीं फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसमें भी ये सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। तो इसका हायर रेजिलियंस भी हम लोग को इसका एक बहुत बेहतरीन फीचर है, जिसके लिए इसे प्रमोट किया जाता है बायो फोर्टिफिकेशन को। और ग्रेटर रीच, ज्यादातर लोगों तक इसे पहुंचाया जा सकता है, राइट। इवन लो डोज ऑल्टरनेटिव आयरन सप्लीमेंटेशन के तौर पर इसको यूज किया जा सकता है। ये पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक भी पहुंच सकता है और सपोर्ट कर सकते हैं लोकल फार्मर्स को भी इस बायो फोर्टिफिकेशन के थ्रू। कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा सस्ता रहता है ये, मतलब कि उसमें कोई ऐसे ज्यादा कोई कॉस्ट वगैरह पड़ता नहीं है, राइट। तो सस्ता ही हम लोग को ये देखने को मिलता है। और इसमें चैलेंजेस क्या क्या हम लोग को नजर आते हैं। एक तो एक्सेप्टेंस। अब बात को ध्यान से समझना, थाली में जब तक लोगों को सफेद चावल ना दिखाई दे, बात को ध्यान से सुनना, सफेद चावल, तो लोगों को मजा नहीं आता। अब वहीं क्योंकि ये चावल का इसमें कलर जो होता है वो गोल्डन राइस होता है, ब्राउन हम लोग को थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो उसमें लोग जो है वो बोलते हैं अरे ये कोई चावल है, हमें नहीं खाना, फील नहीं आ रहा कि चावल खा रहे हैं हम लोग। तो वो भी रहती है लोगों के साथ, वो फील वाली, इंडियंस में ज्यादा है फील वाली, राइट। तो वो उनको फील के लिए जो है वो ये दिक्कत हो जाती है, राइट। तो उसके कारण लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, फार्मर्स भी अडॉप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस की कॉस्ट इन्वॉल्व है, और इसलिए फार्मर्स अडॉप्ट करने से थोड़ा कतराते हैं। साथ ही साथ स्लो प्रोसेस है इसकी, क्योंकि बायो फोर्टिफिकेशन जो है गाइस, ये बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अगर आए बायो फोर्टिफिकेशन क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड मेथड के थ्रू उपयोग में लिया जा रहा है, तो नहीं, ये नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड मेथड हमें बायो फोर्टिफिकेशन का देखने को मिलता है। और यही एक कारण है जिसके चलते ये इसकी प्रोसेस हम लोग को स्लो देखने को मिलती है एज कंपेयर टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो इसके जीन्स में जो है ना, क्रॉप के जीन्स में कोई चेंज नहीं किया है, राइट। तो ये चीज बिल्कुल आप ध्यान से अपने माइंड में रखना, क्योंकि यहीं पर आपको उलझाया जाएगा कि बायो फोर्टिफिकेशन में क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड यूज किया जाता है, तो नहीं, उसमें न्यूट्रिएंट्स को अलग से जो है वो बाद में मिलाया जाता है। इसमें कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली चीज क्रॉप के साथ, यानी कि क्रॉप्स के जीन में कोई छिड़कानी नहीं करी है, राइट। अब देखो, डाइवर्स फूड प्रैक्टिस का प्रिवलेंस हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि लोग जो है वो हर प्रकार के खाना जो है वो हमारी कंट्री के अंदर खाते हैं, एक जैसा खाना तो रहता नहीं है, राइट। और इवन अलग अलग कंट्री के अलग अलग क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग टाइप की डाइट हम लोग को नजर आती है। तो बायो फोर्टिफिकेशन जो है गाइस, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसको अडॉप्ट करने की, इसको कंज्यूम करने की, स्पेशली जोग्राफिकली डिस्टिंक्ट एरियाज में, राइट। और स्ट्रेटजीज जो है वो लानी चाहिए कि जिससे कि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स को डिलीवर किया जा सके, राइट। और हर एक क्रॉप न्यूट्रिएंट के साथ इसको पेयर किया जा सके, कि जिसके चलते जो है वो न्यूट्रिशियस रिच डाइट जो है वो लोगों को मिल सके। और सरकार जो है गाइस, उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर प्राइवेट सेक्टर के एंगेजमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लाने में, इन्वेस्टमेंट में, राइट। और भी काफी सारी चीजें जैसे लोगों तक पहुंचाने में वो प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकती है इस तरीके का, राइट। आउटरीच, गवर्नमेंट का जो आउटरीच इफेक्ट हम लोग को मास अवेयरनेस के थ्रू देखने को मिल रहा है, एजुकेशन कैंपेन के थ्रू देखने को मिल रहा है कम्युनिटीज के अंदर, तो उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा ये पब्लिक प्राइवेट एंगेजमेंट, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। अब
यहां पर न्यूट्रिशन की जो कमी है गाइस, उसको सिर्फ आप बायो फोर्टिफिकेशन के थ्रू ही, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बायो फोर्टिफिकेशन कंप्लीट सोल्यूशन है। आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी कंट्री के अंदर एक तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ना ही सिर्फ डिनाई करता है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को, बट पुअर इकोनॉमिक्स को भी। क्योंकि देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर मालनरिश्ड है, मतलब कि कुपोषित है, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, राइट। जैसा वही बात है कि अगर आप सही से अपनी डाइट नहीं लोगे, सही से खाना नहीं खाओगे, तो आपकी पढ़ाई जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, उसमें आपको डिस्टर्बेंस जो है वो होगा। नो डाउट, पक्का ये वाली चीज आप भी नोटिस करते होंगे, जिस दिन ढंग से खाना नहीं खाया होता तो उस दिन दिमाग नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, राइट। बार बार ध्यान जो है वो उस खाने पे जा रहा होता है, राइट। तो आपका फोकस कब रहेगा, जब आप अच्छे से खाओगे। ये मतलब नहीं कि बहुत सारा खा लो तो पता लगे कि नींद ही आ जाए तुरंत, राइट। इतना खाना है आपको, लाइट फूड लेना है कि जिससे कि जो है वो आपको लगे भी कि हाँ आपने खा लिया, और एकदम क्रेविंग ना हो, किसी प्रकार की हंगर टाइप का वो ना हो, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन के दौरान भी। तो वही चीज है कि अगर कोई व्यक्ति ढंग से खाएगा नहीं, न्यूट्रिशन नहीं होगा उसकी बॉडी में, एनर्जी नहीं रहेगी, तो कहां से फिर वो काम कर पाएगा, राइट। वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, राइट। और वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा तो इसका डायरेक्ट रिलेशन इकोनॉमिक्स के साथ हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। क्लियर है बात। तो बायोफोर्टिफिकेशन एक पार्शियल सॉल्यूशन है, हमें जो है वो साथ ही साथ सरकार को गरीबी को खत्म करने के लिए काम करना है, फूड इनसिक्योरिटी के लिए काम करना है, राइट। डिजीज हो गई, पुअर सैनिटेशन हो गया, सोशल और जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, तो इस पर भी इसको काम करना है। तो बायोफोर्टिफिकेशन एक लौता सोल्यूशन नहीं है, साथ ही साथ और भी कुछ चीजों को करने की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों की जो इनकम जो है वो रेज की जा सके। इनकम रेज होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोग बाग खाना खाएंगे, फूड इनसिक्योरिटी कम होगी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा टॉपिक, जिसका एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब गाइस, पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है, ये दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग का हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि रबर का जो पौधा है एक, इसे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू से बनाया गया। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, राइट, कि जिसमें क्या होता है कि प्लांट्स के जो जीन्स होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है, राइट। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग हमें देखने को मिल रहा है। प्लांट किया गया, कहां पर प्लांट किया गया, तो आसाम, आपको ध्यान में रखना है। आसाम के गुवाहाटी के बाहरी एरिया में, आउटस्कर्ट में, हम लोग को एक सरुतरी अनुसंधान फार्म देखने को मिलता है, यानी कि सरुतरी रिसर्च फार्म हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर इसे प्लांट किया गया है। इसे केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। एडिशनल कॉपीज जो है गाइस इस जीन्स की, उसमें जो जीन मौजूद जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये है मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, राइट। MnSO से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये वाला जो जीन है ये इसके अंदर इंसर्ट किया गया है अलग से, राइट। और सीवियर कोल्ड कंडीशन में, बहुत ही मतलब शीतकाल यानी कि ठंड के समय पर पड़ने वाली जो कड़ाके वाली जो ठंड होती है ना, तो उसका मुकाबला करने में ये सक्षम होगा। और ये कड़ाके वाली जो ठंड है, सीवियर कोल्ड कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है, तो रबड़ के पौधे जो होते हैं उसके विकास को, उसके डेवलपमेंट को ये प्रभावित करती हैं। तो रबड़ का पौधा जो होता है वो ठंड में जो है वो नहीं सर्वाइव कर सकता। तो अभी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाला जो ये क्रॉप हमें देखने को मिल रहा है, राइट, रबर क्रॉप पहला दुनिया का GM मेथड के थ्रू जो है वो इसे बनाया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेथड के थ्रू इसे तैयार किया गया। तो इसमें जो जीन को इंसर्ट किया ये इसकी मदद करेगा, एक्सट्रीम कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकता है। और ये वाला जो जीन इसके अंदर यूज में लिया गया है, तो ये रबर का ही जीन हम लोग को एक देखने को मिलता है, राइट, जिसको रबर से ही निकाल कर जो है वो अगेन यूज किया गया है, जिससे कि ये और ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया है, यानी कि कोल्ड का रेजिस्टेंस इसमें आ चुका है। मतलब कि कोल्ड वेदर में, सीवियर कोल्ड कंडीशन में ये अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब गाइस बात करेंगे यूनाइटेड नेशन लैंड कंजर्वेशन अवार्ड के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहूंगा बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आप समझिएगा, राइट, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आपके प्रीलिम्स में पूछे आते हैं और मेंस में भी इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान के जलवायु कार्यकर्ता, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ये हमें देखने को मिल रहे हैं। इनका नाम है श्याम सुंदर ज्ञानी। इन्होंने अपनी पारिवारिक वानिकी यानी कि फैमिलियल फॉरेस्ट्री, तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि बताओ पारिवारिक वानिकी क्या है या फैमिलियल फॉरेस्ट्री क्या है। तो आपको पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि ये एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा हमें देखने को मिलती है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट ये हमें देखने को मिल रहा है। और इनके इसी फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए या पारिवारिक वानिकी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है ये? यूनाइटेड नेशन का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये हमें देखने को मिल रहा है, राइट, प्रतिष्ठित अवार्ड है ये। तो ये इन्हें प्रोवाइड किया गया है। तो देखो ये अवार्ड जो इन्हें मिला है फैमिलियल फॉरेस्ट्री के बारे में, ये आपको और डिटेल में समझना जरूरी है। एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का ये कॉन्सेप्ट है। तो क्या कॉन्सेप्ट है ये? तो इसमें क्या कहा जाता है कि पेड़ों की देखभाल करने के लिए
पेड़ों को जो है वो एक फैमिली को सौंप दिया जाता है, यानी कि पेड़ जो है वो फैमिली को सौंप दिया गया, एक फैमिली को, वो पूरी फैमिली मिलकर जो है वो उस पेड़ की देखभाल करेगी, उस पेड़ को अपना ही फैमिली मेंबर के तौर पर उसका ख्याल रखेगी, राइट। तो ये चीज इन्होंने करी है, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप पेड़ों को बचा सकते हो, कि आप जो है वो मतलब प्लेस कर रहे हो फैमिली में, यानी कि पेड़ को जो दे रहे हो, यानी कि एक फैमिली को पेड़ सौंप रहे हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी बार जैसे कि काफी सारे सोशल कैंपेन होते हैं, तो आपको पता है कि सोशल कैंपेन सक्सेस कब होते हैं, जब उसमें कम्युनिटी सोसाइटी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, और फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग को सोसाइटी का देखने को मिलता ही है। तो एक फैमिली को जब पेड़ की देखभाल करने के लिए सौंप दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हर एक फैमिली को जब इस प्रकार से सौंप दिया जाएगा, तो वो पेड़ जो है वो फैमिली के सदस्य के तौर पर रहेगा, और उसको फैमिली जो है वो अच्छे से उसका ख्याल रखेगी, देखभाल करेगी। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन सा इन्होंने जो है वो लेकर आए। तो ये चीज बस आपको क्लियर रहनी चाहिए। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इस अवार्ड के बारे में, जो आपसे पूछा जा सकता है कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 जो हुई थी 2011 में, तो उस समय ये अवार्ड जो है वो लाया गया था, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ये दुनिया का हाईएस्ट रिवॉर्ड बोला जाता है लैंड कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन के मामले में, राइट, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है भूमि संरक्षण और जीर्णोद्धार में, राइट, यानी कि रिस्टोरेशन में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस अवार्ड को, हर 2 सालों में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा। और इस साल की जो इसकी थीम है वो है हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स, स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन। अब बात इसकी भी कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में, इससे रिलेटेड भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1994 में से लाया गया था, ये सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, लीगली बाइंडिंग, राइट, और ये लिंक होता है एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के साथ, और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जो है वो इसके थ्रू हमें देखने को मिलता है, राइट। तो एक बाध्यकारी एकमात्र अंतरराष्ट्रीय समझौता है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ये लीगली बाइंडिंग है, और इसका काम यह है कि सस्टेनेबल तरीके से लैंड मैनेजमेंट हो। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन मतलब एग्रीमेंट, राइट, ये एक एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, किसका, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का। जो डेजर्टिफिकेशन हो रही है ना, जैसे कि जो एग्रीकल्चर एरिया है, यानी कि फर्टाइल लैंड जो है वो बंजर जमीन में बदलती जा रही है, तो अब इसको रिवर्स करना है, जो बंजर जमीन हो गई है उसे फर्टाइल लैंड में जो है वो कन्वर्ट करना है, राइट। और एक लौता कन्वेंशन ये हमें देखने को मिलता है जिसे डायरेक्ट रिकमेंडेशन हम लोग को रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 का नजर आता है, राइट। इसके फोकस एरिया हमें क्या है, तो एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरियाज, जिसे हम लोग ड्राई लैंड बोलते हैं, यानी कि जो बंजर जमीन जो हम लोग को देखने को मिलती है, और जो ऐसा इकोसिस्टम जो बहुत कमजोर है, बहुत नाजुक है, वल्नरेबल हमें देखने को मिलता है, राइट। तो उसे ठीक करना है, जैसा कि मैं भी आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो वो ये इसका काम होता है, इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का। क्लियर है आपको यहाँ पर पूरी बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेट बैरियर रीफ। इससे रिलेटेड पहले भी कई बार सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन अगर आते हैं ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोरल सी। अब आप बोलोगे कि कोरल सी कहां है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड पर हम लोग को एक क्वींसलैंड देखने को मिलता है, वहीं पर ही ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये हम लोग को कोरल सी भी यहीं पर नजर आता है, कोरल सी आइलैंड। अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, इन्होंने रिकमेंड किया है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को ऐड कर दिया जाए इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, राइट। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने सिफारिश की है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना। सिफारिश क्या करी है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको विश्व धरोहर स्थलों की खतरे की सूची में, यानी कि ऐसी लिस्ट हम लोग को इसकी यूनेस्को की देखने को मिलती है जहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं वो किसमें, खतरे में है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ग्रेट बैरियर रीफ भी शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है। अब वही ये जो साइट्स होती है ना, विश्व धरोहर जो स्थल हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनमें से जो हेरिटेज साइट खतरे में होती है उसे ये अपनी खतरे की सूची में जो है वो डाल देते हैं, यानी कि इंडेंजर वाली लिस्ट में जो है वो शामिल कर देते हैं। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने यही रिकमेंड किया कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को जो है वो ऐड किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इन डेंजर वाली लिस्ट में, और केवल खतरे की सूची में शामिल किए
जाने से प्रतिबंध लागू नहीं होते। ये बात भी आप फैक्ट रखो ध्यान में, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने इसके बारे में पहले भी कवर किया था, और आप अगर एनवायरमेंट की क्लास में होंगे तो इसको भी मैं आप लोग को एक आइडिया इसके बारे में भी दे चुका हूं, राइट। कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो इसमें क्या किया जाता है कि अब देखो साइट तो जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ताजमहल। अब ताजमहल इंडिया में ही है, राइट। तो किसकी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना? इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, राइट। तो सिर्फ खतरे की सूची में शामिल करने से प्रतिबंध जो है वो लागू नहीं होते हैं, उसके लिए सरकार को भी जो है वो कार्य करने पड़ते हैं। और कुछ देशों ने अपनी साइटों की तरफ अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने और उन्हें बचाने में मदद करने के लिए उन्हें इस सूची से जोड़ा है, राइट। तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब चीजों को समझना, इस कदम के पीछे जो निहित कारण हम लोग को, यानी कि जो रीजन हम लोग को इस मूव के बिहाइंड देखने को मिलते हैं वो क्या है? एक तो इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको आकर्षित करना, राइट। कि यार बहुत तेजी से, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो बहुत तेजी से जो है वो इसमें हम लोग को चेंजेस नजर आ रहे हैं, राइट। क्योंकि ये रीफ हम लोग को देखने को मिलती है, और रीफ कोरल रीफ्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एनवायरमेंट की क्लास में पढ़ाया है, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो जो भी स्टूडेंट एनवायरमेंट की क्लास में, उनके अभी की अभी पूरी चीज है वो मजा आ जाएगा उनको दोबारा से सुन के। और जिन्होंने नहीं भी ज्वाइन किया कोई बात नहीं, भी मैं आपको अभी कोरल रीफ के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ये सिविल सर्विसेज पूछती है, और इसकी एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कोरल रीफ क्या है गाइस? इनकी ब्लीचिंग हो रही है, इनका कलर जो है वो उड़ता जा रहा है। अब आप मुझे जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि रीफ का क्या खुद का कलर होता है, राइट। कोरल रीफ हम लोग बोलते हैं ना कि ये रीफ का जो है वो कलर उड़ रहा है, तो क्या कलर जो है वो इसका रहता है क्या कोई? अगर हम बात करें कि जो रीफ का कुछ कलर होता है क्या, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि कोरल रीफ का क्या वाकई में कोई कलर होता है क्या? हमें रंग बिरंगी दिखते हैं ना कोरल रीफ समुद्र के नीचे, इनका खुद का कलर रहता है कि नहीं रहता? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे। और ये भी बताना अगर नहीं रहता है तो किस कारण से नहीं रहता है, और वो क्या कारण है जिसके चलते इनको कलर मिलता है, बताओ जरा। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि जितने भी एनवायरमेंट की क्लास जिन सभी स्टूडेंट ने अटेंड करी है वो तो बिल्कुल इसका आंसर दे, जिन्होंने नहीं करी है कोरल रीफ के बारे में पढ़ा होगा तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्रीलिम्स में आ चुकी है, राइट। तो उसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो गंभीर समुद्री हीट वेव जो हमें देखने को मिल रही है, इसके कारण कोरल रीफ पारिस्थितिक तंत्र को वर्ष 2015 के बाद से 3 प्रमुख विरंजन घटनाओं का सामना करना पड़ा था। इसमें हम लोग को कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है। एक टारगेट है रीफ 2050 का, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्लान हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें ऑस्ट्रेलियन और क्वींसलैंड गवर्नमेंट की ये हम लोग को व्यापक रूपरेखा ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क देखने को मिल रही है, जिसके तहत इनका टारगेट है कि 2050 तक ग्रेट बैरियर रीफ को प्रॉपरली मैनेज करना है। और कोरल जो है वो गाइज आज की रेट में काफी सारा स्ट्रेस जो है वो फेस कर रहे हैं, इनमें चेंजेस आ रहा है टेम्परेचर के कारण, लाइट के कारण, न्यूट्रिएंट्स के कारण, राइट। और क्या चेंजेस आ रहा है? तो ये देखो, ये है आपका आंसर, जूजेंथली। जूजेंथली बेसिकली एक एल्गी हमें देखने को मिलती है जो कि कोरल रीफ पर रहती हैं, राइट। इन कोरल्स पर रहने वाली ये क्या है? एल्गी हैं, और यही एल्गी हैं जो कि कोरल रीफ को कलर देती हैं। तो क्वेश्चन है कि कोरल रीफ का क्या खुद का कलर है? नहीं, इनका जो एक्चुअल कलर है वो होता है व्हाइट। बट जब ये जूजेंथली जो होती हैं ये हम लोग को ये देखने को मिलती है एल्गी, जब इसके पास आ जाती हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये वाली जो एल्गी होती है कोरल्स के ऊपर ही जो है वो रहती हैं, सर्वाइव करती हैं, तो जब ये इसके ऊपर आती हैं तब ये जो होता है वो रंग बिरंगा हो जाता है। बट टेम्परेचर राइज होने के कारण जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी कि ये एल्गी जो होती है इससे चली जाती है, ये खत्म हो जाती है, तो ये अपने ओरिजिनल कलर यानी कि व्हाइट पर आ जाता है, कंप्लीटली व्हाइट हो जाता है, राइट। तो हमने क्या देखा कि रीफ का, कोरल रीफ का खुद का कोई कलर नहीं है, इसके पास आती है क्या? इसके पास आती है एक एल्गी जो कि इसके ऊपर बैठ जाती है, और वही एल्गी के कारण जो है वो इसे कलर मिलता है। और जहां वो एल्गी चली गई तो वहां कलर उड़ गया, फिर एल्गी आ गई तो कलर वापस आ जाता है, राइट। तो कोरल, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, एक बार कोरल ब्लीचिंग हुई तो क्या उसे वापस ठीक करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप जो है वो उसका एनवायरमेंट ठीक कर दो, एक्वेटिक एनवायरमेंट, जहां पर वो ये जूजेंथली जो है वो वहां पर आकर सर्वाइव कर सके, और जैसे ही वो जूजेंथली आ जाएगी वापस से कलर आ जाएगा कोरल रीफ का। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना। और जब ये व्हाइट होते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ये वाला कॉन्सेप्ट लोगों को पता नहीं रहता, लोगों को सिर्फ लगता है कि कोरल जो है वो, जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा होता उनको सिर्फ ये पता रहता है कि कोरल जो है उसका कलर जो होता है वो रंग बिरंगा होता है, और जहां टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो अपना कलर छोड़ देता है, मतलब वो मरने लगता है। ऐसा नहीं है, इसमें होती है एक सिम्बाइटिक एल्गी जूजेंथली जो कि इसके ऊपर सर्वाइव करती है, इसके टिश्यू पर, राइट। और जो सर्वाइव करती है वो
उसके कारण से इसे कलर मिलता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को थोड़ी सी समझनी है और बिल्कुल क्लियर रखनी है, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वैसे इसकी क्लास में मैंने मेरे ख्याल से लगभग एक आधी घंटे से ज्यादा की क्लास मैंने आपकी ली थी कोरल रीफ्स की, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। ईवीएस की क्लास में आपने ज्वाइन की होगी तो आपको पता होगा। मरीन हीट वेव, मरीन हीट वेव, और देखो हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ा था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि हल्का सा भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है समुद्र का या पानी का, और वहां पर रहने वाली जो प्रजातियां हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो हल्का सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि ये सैड हो जाएंगी, ये मर जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है हल्का सा भी टेम्परेचर इंक्रीज होना, या फिर इनके एनवायरमेंट में हल्का सा भी चेंज इनको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इनकी एडॉप्टेबिलिटी जो होती है वो काफी कम होती है, और ना के बराबर ही आप कह सकते हो कि हल्का सा भी चेंज होगा ना तो ये मर जाएंगे, राइट। तो मरीन हीट वेव जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते हम लोग क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो समुद्र का टेम्परेचर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही ये समुद्र का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वार्म सी सरफेस का टेम्परेचर जो हम लोग को इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ दिन से लेकर कुछ साल तक जो है वो लगातार ऐसे ही बना रह रहा है। तो इसके कारण से ये कोरल ब्लीचिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और ना ही सिर्फ कोरल ब्लीचिंग, काफी सारी एक्वेटिक स्पीसीज को इससे खतरा हम लोग को नजर आ रहा है। तो मेन एम जो है गाइस वो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक तो देखो हुआ क्या था कि हम लोग को अभी देखने को मिला कि काफी सारे एनवायरमेंटल ग्रुप्स जो हैं, या फिर आप एनवायरमेंटलिस्ट कह सकते हैं, काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, या फिर ये पर्यावरणीय समूह जो हम लोग को, ग्रुप्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये क्या कर रहे हैं गाइस, तो ये एक मजबूत जलवायु कार्रवाई की ऑस्ट्रेलिया सरकार की अनिच्छा को दूर करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। ये एक प्रॉम्प्टेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि एक प्रयास हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सरकार जो है गाइस वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। हालांकि इसका है हम लोग को ये रीफ 2050 जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्लान ऑस्ट्रेलिया की सरकार का है, बट एक्चुअली में जब रियलिटी देखा जाए कि क्लाइमेट चेंज को लेकर इसके एक्शंस की, तो वो स्ट्रॉन्गर एक्शन इसकी तरफ से नहीं मिल रहा है। तो काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जैसे कि आपको बताया इसकी काफी सारे लोग जैसे प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वैसे ही ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया जो है गाइज ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर पर कैपिटा के अंदर आता है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो कार्बन एमिशन होता है ना जिन कंट्रीज में, उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी है। बट वो क्या है, उसका रिलेक्टेंसी उसकी हमें देखने को मिल रही है, अनिच्छा उसकी हम लोग को देखने को मिल रही है कि वो स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एक्शन को कमिट नहीं कर रहा है, राइट। और वो इवन ये भी कहता है कि इसने वापस से अपनी कंट्री के अंदर फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को जो है वो शुरू कर दिया है, जॉब्स वगैरह का रीजन देता है ये, जॉब्स के कारण अगर इस फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को अगर बंद करेंगे तो लोग की जॉब वगैरह चली जाएगी, तो ऐसा ये बात करता है। बट ये ऑल्टरनेटिव्स इस पर कोई ढूंढ नहीं रहा है, तो ऑल्टरनेटिव ढूंढने की सख्त आवश्यकता है। इसने इवन 2015 के बाद से अपने क्लाइमेट गोल को अपडेट ही नहीं किया है, राइट। तो ये एक कुछ समस्या हम लोग को ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए एक प्रकार से क्या किया जा रहा है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ये चाह रही है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के हैं तो उनको लिस्ट में डाल दिया जाए इंडेंजर के, जिससे कि अब थोड़ा सा इंटरनेशनल जो वो है हाईलाइट जो है वो इस जगह पर पड़े, और इवन इंटरनेशनल प्रेशर भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़े, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा प्लान जो है वो बनाए और इन बैरियर रीफ जो है उनको, या फिर कोरल रीफ जो हम लोग को देखने को मिलती है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाए, राइट। तो मेन चीज आपको ये इसकी समझनी है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया की मोस्ट एक्सटेंसिव और स्पेक्टेकुलर कोरल रीफ इकोसिस्टम ये हमें देखने को मिलता है। 2900 से भी ज्यादा इंडिविजुअल रीफ है और 900 आइलैंड्स इसमें हम लोग को नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, राइट। ये रीफ कहां पर लोकेटेड है, तो मैंने भी आपको इसकी लोकेशन स्टार्टिंग में ही बताई थी, कोरल सी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ये भी आ जाए कोरल सी कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में हम लोग को देखने को मिलता है। आई थिंक मैंने शायद सॉरी गलती से शायद वेस्ट बोल दिया, क्या मैंने स्टार्टिंग में शायद गलती से वेस्ट बोल दिया होगा, तो उसको एक बार करेक्ट कर लेना। ऑस्ट्रेलिया की हम लोग को ईस्ट में जो है वो नजर आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट में नजर आता है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ये हम लोग को देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है, राइट, तो उसी के बगल में ये हम लोग को नजर आता है, और आउटर स्पेस से ये दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से ऑप्शन में से बताओ कि आउटर स्पेस से क्या दिखता है, तो कोरल रीफ अगर ऑप्शन में होगा तो वो उसको आप मार्क करेंगे। और वर्ल्ड का बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर ये हमें देखने को मिलता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया, मतलब कि कोरल रीफ के द्वारा ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, राइट। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज कोरल रीफ जो है वो कहां पर है, राइट, कोरल रीफ का एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया कहां पर हमें देखने को मिलता है, तो क्या आपका जवाब होगा। अभी ये तो आउटर स्पेस से दिख रहा है, तो ज्यादातर लोग जो है वो इसी को मार्क कर देंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ है, बट नहीं गाइस, इंडोनेशिया में जो कोरल रीफ हमें देखने को मिलते हैं
वो सबसे मतलब एरिया वाइज सबसे बड़े हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रेट बैरियर रीफ, ये एक्चुअल में थोड़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं, राइट, अलग अलग जगह पर ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट अगर एक्चुअल में एरिया वाइज यानी कि उनका बोलते हैं ना स्क्वायर फीट एरिया कितने में फैला हुआ है, तो वो इंडोनेशिया कहा जाता है। और रीफ स्ट्रक्चर जो है गाइस, यानी कि रीफ का स्ट्रक्चर किससे बनता है, तो काफी सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल पॉलिप्स, यानी कोरल पॉलिप्स जो है वो कहा जाता है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना, कभी कभी आ जाए कोरल पॉलिप्स क्या है, तो वही है जो कोरल रीफ एक्चुअल में जो होते हैं वो कोरल पॉलिप्स ही होते हैं, राइट। और ये बहुत छोटे होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म हम लोग को देखने को मिलते हैं। इनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, बेस होता है, वो काफी हार्ड होता है, राइट। लाइम स्टोन का इनका स्केलेटन हम लोग को देखने को मिलता है। और जब ये मर जाते हैं, राइट, जिस समय पर, तो उस समय पर ये स्केलेटन हट जाता है, यानी कि इसका मतलब वो मर जाएंगे तो उनकी लाइफ चली जाएगी, बट ये स्केलेटन वहीं पर रहेगा और इसी के ऊपर जो है वो दूसरी कोरल रीफ जो है वो सर्वाइव होने लगती है। ऐसे करके ये बड़ा सा एक झुंड बना लेते हैं। और इन कोरल रीफ्स के ऊपर आ जाती है कौन सा बताओ जरा, एल्गी का नाम लिखकर बताओ। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा ही हुआ है, सॉरी, जूजैंथली। अगर नहीं लिखा होता तो इसका आंसर मैं फिर आपको रिवाइज करने के लिए पूछता था। देखो जूजैंथली याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्गी, इससे रिलेटेड आपसे पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में, फिर से पूछे जा सकते हैं। तो जूजैंथली आपको अच्छे से याद रखना है, तो ठीक है। तो ये एल्गी जो है वो इसके ऊपर आकर जो है वो विराजमान हो जाती है, बैठ जाती है, राइट। और इनका जो स्केलेटन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिसल। कैलिसल जो है वो इसे कहा जाता है, राइट। और पॉलिप्स यानी कि ये ऑर्गेनिज्म जो है, इनमें हम लोग को माइक्रोस्कोपिक एल्गी देखने को मिलती है, जो इसके ऊपर आकर बैठ जाती है, जूजैंथली, राइट, जो कि इसके टिश्यू के ऊपर सर्वाइव करती है। और कोरल और एल्गी जो है ये एक म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट। अब इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। आप ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, किसको, ग्रेट बैरियर रीफ को, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। ये देखो आप, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं, तो इसे जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। अभी इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इन डेंजर वाली जो इनकी लिस्ट है उसमें इसको शामिल करने की डिमांड की जा रही है। तो ये पूरी चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अच्छे से होनी चाहिए। अब कोरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव है, तो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस, ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म। और इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंक्लूड करी है स्टडीज कोरल रीफ्स के ऊपर, और ये कोस्टल जोन स्टडीज के अंदर इसे शामिल किया है। और इंडिया के अंदर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से एक प्रयास किया है, एक अटेम्प्ट किया है, जिसके थ्रू कोरल रीफ को रिस्टोर किया जा रहा है, राइट। किसके तहत, बायो रॉक के तहत, या फिर मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी के तहत, क्योंकि इनको चाहिए होता है लाइम स्टोन, राइट, यानी कि लाइम चाहिए होता है इनको, लाइम स्टोन चाहिए होता है। लाइम मतलब एक्चुअल में नहीं कहेंगे, बट लाइम स्टोन की इनको आवश्यकता होती है, राइट। तो वो जो है वो इस प्रकार की चीज जो है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि उनके लिए ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जिस पर वो सर्वाइव कर सके, रह सके। और स्पेशली ये जूजैंथली जो है वो इनके ऊपर आकर सर्वाइव कर सके उनके लिए, क्योंकि मेन फोकस किया जाता है जूजैंथली के ऊपर, क्योंकि जूजैंथली नहीं होगी तो कोरल्स नहीं होंगे, और कोरल्स को कोई बीमारी होगी तो जूजैंथली उससे हट जाएंगी, राइट। तो ये चीज आपको, ये रिलेशन आपको क्रिएट करना। और एक और चीज, जहां पर भी कोरल रीफ होते हैं वहां वो साइट जो होती है वो बेस्ट फिशिंग साइट की कैटेगरी में आ जाती है। क्योंकि देखो आप खुद समझो ना कि जहां पर ऐसे ये पेड़ पौधे होंगे नीचे, तो वहां पर मछलियां आएंगी छोटी छोटी उनको खाने। अब मछलियां आएंगी बहुत सारी उनको खाने, तो फिशरमैन को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा और मछली को पकड़ के, राइट। तो इस प्रकार से तो ये पूरी चीज इंटर रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलती है। और इनको अगर नुकसान पहुंचेगा तो मछली नहीं होगी, मछली नहीं होगी तो क्या होगा, मछली एक्सटेंट होने लगेंगी। तो हमने बात भी करी थी एनवायरमेंट की क्लास में, मैंने आपको ये बताया था कि एक भी स्पीसीज अगर एक्सटेंट होती है, और ये बात आप सब जानते ही हैं, इस पूरे मतलब इकोसिस्टम से अगर एक भी प्रजाति अगर एक्सटेंट हो रही है, विलुप्त हो रही है, तो धीरे धीरे करके पूरी प्रजातियां जो है वो खत्म हो जाएगी, इवन ह्यूमंस भी नहीं बचेंगे, राइट। तो हमें हर एक प्रजाति को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हम लोग को एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो देखने को मिलती है वो है कोरल रीफ। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्हीं से ही तो न्यूट्रिशन मिलता है, राइट। किनको, फिश को, फिश इनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है कि नहीं। तो ये चीज है। अब नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम भी हमारे यहाँ, जिसके थ्रू हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सस्टेन करने पर काम कर रहे हैं कोरल रीफ्स को, राइट। और अब देखो बात आती है लार्जेस्ट कोरल रीफ एरिया। अगर आपसे पूछे जाए लार्जेस्ट कोरल रीफ का क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो आपको इंडोनेशिया ध्यान में रखना है, राइट। ये चीज मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। और इंडिया, मालदीव, श्रीलंका और चागोस आइलैंड, ये मैक्सिमम कोरल रीफ यहां पर साउथ एशिया की हम लोग को इन जगहों पर देखने को मिलती है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है गाइस, इसमें हम लोग को क्वींसलैंड कोस्टल एरिया जो हम लोग को ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ देखने को मिलता है, ये लार्जेस्ट एग्रीगेशन है कोरल रीफ का, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में जो एक जगह पर हमें देखने को मिलती है वो है।
बट एरिया वाइज की अगर आपको बात कर दी जाए, और ये सेग्रीगेटेड है, कई बार हम लोग को ये दूर दूर भी थोड़े से नजर आते हैं, और एरिया वाइज की बात की जाए स्क्वायर फीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा आप देखने समझने की कोशिश करो, यानी कि एक बड़े एरिया की, तो इंडोनेशिया उसके अंदर फिर आ जाता है, राइट। तो ये वाली चीज है। अब इंडिया के अंदर कोरल रीफ की हम चर्चा करते हैं, तो 4 कोरल रीफ एरियाज हैं इंडिया के अंदर। गल्फ ऑफ मन्नार, आप नीचे आओ तमिलनाडु की तरफ देखो, नीचे साइड श्रीलंका के पास में, तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो दिखाई देगा, ये हमारा ही है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें, और लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें, और गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें, तो यहां पर हम लोग को कोरल रीफ्स देखने को मिल जाती हैं, राइट, इंडिया के अंदर। और उसके बेनिफिट क्या है, तो ह्यूमैनिटी को और प्रोटेक्ट करती है नेचुरल कैलामिटी से, राइट, डिजास्टर्स वगैरह से, और साथ ही साथ प्रोवाइड करती है रेवेन्यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया था फिशरमैन के केस में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, सेम चीज, राइट। और टूरिज्म और रिक्रिएशन के थ्रू भी कई बार इसका टूरिज्म भी होता है। आपको पता होगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे वो अंडर वाटर हम लोग को टूरिज्म देखने को मिलता है, तो उसमें ये सब चीजें भी, ये प्यारी, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल रहता है ये, अगर नीचे जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल रहता है। जब आप अपने एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो जाना, और वैसे भी अभी तो भारत दर्शन बंद हो गया, बट फिर भी भारत दर्शन जो है वो करवाया जाएगा, तो भारत दर्शन भी इन सब जगहों पर ले जाया जाता है। तो भारत दर्शन तो एक अलग ही वो है क्रेज। कभी जब पढ़ने का मन ना करे ना, तब भारत दर्शन एक बार देखा करो, फिर से पढ़ने का मन करना मतलब हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब फिशेस का हैबिटेट है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार फिश भी हैं, और भी काफी सारी प्रजातियां समुद्र की यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। इवन ज्वेलरी में भी इनका उपयोग किया जाता है। कोरल ब्लॉक्स जो होते हैं बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जो लाइम होता है, जो चूना पत्थर जो हमें देखने को मिलता है ना, चूना, ये सप्लाई करता है सीमेंट इंडस्ट्री को, राइट। कोरल्स के थ्रू ये सीमेंट इंडस्ट्री को हमें देखने को मिलता है, मदद करता है। फिर ह्यूमन की एक्टिविटीज के कारण इनको काफी ज्यादा खतरा हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के चलते हैं, राइट। फिशिंग मेथड इस प्रकार की हो रही है जिसके कारण इनको खतरा हम लोग को नजर आ रहा है, पॉल्यूशन के कारण खतरा हम लोग को नजर आ रहा है, राइट। और साथ ही साथ सेडिमेंटेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लगातार साइक्लोन जो हमें देखने को मिल रहा है, उसके कारण भी कोरल रीफ डिस्टर्ब हो रही हैं। कोरल डिजीजेस जैसे कि ब्लैक बैंड, व्हाइट बैंड, तो ये डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के चलते यहाँ पर आ गया है, राइट। क्योंकि कोस्टल क्षेत्र को पल्यूट किया, पल्यूट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर चले गए। क्योंकि ये जो आपको दिखाई देंगे ना कोरल रीफ्स, ये आपको थोड़े से यानी कि ज्यादा डीप वाटर पे देखने को नहीं मिलती, बट इसको हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि डीप वाटर में भी पाई जाती है। और जब ये डीप वाटर में पाई जाती है ना, तो ये एक्चुअल में व्हाइट कलर की होती है, इनके ओरिजिनल कलर की, राइट। तो बहुत सारी मतलब कुछ जगहों पर, ज्यादा नहीं बट कुछ जगहों पर हम लोग को ये व्हाइट कलर की ही मेनली देखने को मिल जाती है डीप वाटर में, क्योंकि डीप वाटर में वहां पर लाइट नहीं रहती है। और ये जूजैंथली जो है वो थोड़ी सी लाइट में जो है वो, थोड़ा लाइट इसको चाहिए, थोड़े से लाइट में सर्वाइव करती है। अब मैंग्रोव्स का भी रोल होता है इनको प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि आपको मैंने कुछ समय पहले पढ़ाया भी था मैंग्रोव्स के बारे में कि जो, और अभी ओडिशा, मैंग्रोव से याद आया, अभी फिर से एक न्यूज रिकॉल करो, अभी कुछ समय पहले हमने चर्चा किया था, ओडिशा ने बोला था कि वो मैंग्रोव लगाएगा अपने कोस्टल एरिया में, क्योंकि ओडिशा को नुकसान होता है साइक्लोन के कारण, और मैंग्रोव एक ऐसा हम लोग को प्रजातियां देखने को मिलती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं साइक्लोन से, राइट। साइक्लोन के लिए एक बैरियर का काम करती हैं, यानी कि रोक देती हैं साइक्लोन को, उसके इफेक्ट को बहुत कम कर देती हैं, राइट। तो ये भी मदद करती हैं मैंग्रोव्स कोरल रीफ सिस्टम को, राइट, क्योंकि फिल्टर के तौर पर एक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं साइक्लोन से, स्टॉर्म से, सुनामी से इनको। तो ये आपको पूरी क्लैरिटी अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ अपना लेक्चर आज फिनिश होता है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, बट आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं, जैसे ये पॉलिटी का कोर्स आप देख रहे हैं, एनवायरमेंट का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, सीसेट का कोर्स है, हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी करवाई जाती है, वो कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं ये पूरे के पूरे कोर्स जो है गाइज अगर आप लेते हैं, और वैसे तो मेरे सीरियस स्टूडेंट सभी कोर्स में एनरोल रहते हैं, और क्योंकि मैं आप लोग को ये इंश्योरिटी देता हूं कि हम लोग जो कवर कराते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी चीज कवर कराते हैं, राइट। हर एक चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कराई जाती है, इन डेप्थ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी पूरी तैयारी करवाई जाती है, राइट, कि जिससे कि सिर्फ आपको लेक्चर को देखना है, उसके बाद रिवीजन करना है, आपको टाइम देना है, जो टास्क आपको दिए जाते हैं कई बार करने के लिए, जैसे कि कुछ टास्क में, जैसे पॉलिटी के सेशन में टास्क दे देता हूं चार्ट वगैरह बनाने का, एनवायरमेंट के सेशन में भी मैं कुछ इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन देता हूं मेंस के, जिस पर आप आंसर जो है वो लिखते हैं, राइट। तो ये सब चीज आप करेंगे तो आपको फिर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखो पूरी चीज मैं यहाँ पर करवाऊंगा, इसका मैं कमिटमेंट देता हूं, बट उसके बाद आपको थोड़ी सी मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे, क्योंकि देखो मैंने पढ़ाया अभी आपको याद रहेगा, बट आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे ना तो फिर काम नहीं बनेगा। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एग्जाम की गेम में एक तो जर्नी बड़ी है, थोड़ा सिलेबस बड़ा है, और इसको आप अचीव कर पाओगे तो सिर्फ रिवीजन के थ्रू और टाइम देकर ही कर पाओगे। तो
तो ये आपको काम करने होंगे। और देखो कोर्सेज से रिलेटेड जो भी और कुछ डिटेल चाहिए, वैसे तो पूरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, सभी वीडियो कोर्सेज हैं, सभी में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं और पूरी अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जाती है। बट कोई और डाउट है, कुछ पूछना है तो 9713282838 मेरे नंबर को वैसे तो अपने फोन में सभी लोग सेव कर लिया करो, राइट। इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मुझे मैसेज किया करो। कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर आपसे बात करनी है फोन पे। गाइस देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं आपसे बात करूं, बट प्रॉब्लम यह है कि मैं पूरा दिन जो लगा रहता हूं ना, वो आप ही के लिए ये कंटेंट क्रिएट करने में लगा रहता हूं। अब ऐसे करके मैं दिन भर में अगर 50 एक बच्चों से 25 एक बच्चों से बात करने लग गया तो कितना टाइम जो है वो वेस्ट होगा, और उसमें फिर वेस्ट नहीं कहूंगा मैं, बट फिर भी कितना टाइम ऑक्यूपाई होगा जिसमें मैं आपके इस प्रकार का कंटेंट नहीं बना पाऊंगा। तो मुझे कंटेंट बनाने दो, आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, मेरा रिप्लाई आपके पास 100% आएगा विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स तो मैं ज्यादा बोलता हूँ यार, मेरे ख्याल से 30 मिनट 45 मिनट में मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाता है। और आप कुछ भी पूछोगे उसका मैं वॉइस नोट के थ्रू आपको जवाब दे दूंगा। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए आप इस पर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और मेंस का कोर्स भी एक अवेलेबल है, उसमें स्टार्टिंग में आपको दिखाया था पेज, अगर पूछना है उसके बारे में भी तो फिर मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पर, मैं आपको बता दूंगा मेंस के कोर्स में है क्या, राइट। पूरी मेंस की आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है उसमें। तो चलो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टाटा।